ना, तो हमने अभी तक अपनी दो प्रीवियस क्लासेस में ये सीखा कि अच्छे शेयर क्या होते हैं। अच्छे शेयर के लिए मैंने आपको पांच छह चीजें ही बताई। अगर वो पांच छह चीजों को भी कोई ध्यान दे देता है तो बहुत दिक्कत नहीं आती है। स्टॉक का मार्केट कैप क्या है, आरओई क्या है, आरओसी क्या है, प्रमोटर्स की और एफआईआई डीआईएस की होल्डिंग क्या है, रेवेन्यू में क्या ग्रोथ सर एक हो बार रहा आपको है, सेल्स में क्या ग्रोथ डिस्टर्ब हो रहा करूंगी, जो है मेरे बजाय हरजिंदर पाल को बना दिया है सर। है। आप दोबारा बोलिए सर। कोई और बन गया है। हरजिंदर, हरिंदर के बजाय हरजिंदर पाल हो गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको भी को होस्ट दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी जी प्लीज ठीक है, तो नाउ सर। व्हाट आई वाज सेइंग कि अच्छे शेयर जो हैं, अच्छे शेयर के डेफिनेशन में हम उसके मार्केट कैप देखते हैं, आरओसी देखते हैं, आरओई देखते हैं, कंपनी के ऊपर कितना लोन है ये देख लेते हैं, कंपनी के रेवेन्यू कैसे ग्रो हो रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहा है, सेल्स कैसे ग्रो हो रहा है, होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक को शेयर डंप किए जा रहे हैं। ये बेसिक चीजें जो है हम अच्छे शेयर के डेफिनेशन में देखते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको एक बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, आप अपने आसपास देखो ऐसे चीजें जिनको आप कंज्यूम करते हो, आपके फ्रेंड्स कंज्यूम करते हैं, आपके रिलेटिव्स कंज्यूम करते हैं, आपके सोसाइटी में उसका यूज हो रहा है। उन चीजों को देखो, कौन से तार यूज हो रहे हैं, कौन से शूज यूज हो रहे हैं, कौन से साबुन यूज हो रहे हैं, कौन सी गाड़ी यूज हो रही है, ठीक है, कौन सी मेडिसिन यूज हो रही है। इतना अगर आप सिंपल लेमैन के लैंग्वेज में देख लेंगे तो आपको अच्छे शेयर की पहचान करने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आती है, आपको पता ही नहीं कोई एक्स वाई जेड केमिकल लिमिटेड है, कौन सा केमिकल बनाती है, क्या करती है, आपको क्यों जानना है उसके बारे में। आपको उसके, जैसे आपने को अगर कॉमर्स का टीचर बनना था या फिजिक्स का टीचर बनना था, आप अपना फिजिक्स पढ़ते रहे, काम खत्म, आप फिजिक्स का टीचर बन गए। आप कॉमर्स पढ़ते रहे, कॉमर्स के टीचर बन गए। मुझे जब कॉमर्स का टीचर बनता था, मैंने अपना बीकॉम किया, एमकॉम किया, अकाउंट्स पढ़ा, बिजनेस स्टडी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, अपना आगे बन गया। मुझे पता ही नहीं फिजिक्स में क्या होता है, क्यों होता है। अगर मैं दिमाग लगाता यार फिजिक्स का सिलेबस पता चल जाए, फिजिक्स का कोर्स पता चल जाए, केमिस्ट्री का पता चले, तो शायद ना मैं कॉमर्स का टीचर बन पाता, ना मैं फिजिक्स। तो सेम वे हमारे मन में आती है जब भी हम मार्केट में आ जाते हैं कि यार वो वाला शेयर, वो वाला शेयर, वो गवर्नमेंट कंपनी, वो फर्टिलाइजर कंपनी, वो केमिकल कंपनी, कोई जरूरत नहीं है। अपने ग्रीड एंड फियर, हमेशा कहा जाता है, वॉरेन बफेट जी ने स्टॉक उधर मार्केट को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? स्टॉक मार्केट इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर, टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम, सब गिफ्ट मनी उधर रख। फ्रॉम इम्पेशेंट पर्सन टू पेशेंट चले जाओ पर्सन। तुसी खुद। आई एम रिपीटिंग, अंशु। स्टॉक मार्केट को डिफाइन किया किसने? वॉरेन बफेट जी ने। कैसे कहा? उन्होंने कहा शेयर मार्केट इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पर्सन टू पेशेंट पर्सन। ये एक सिंपल सा तरीका है। अब मैं आपको आज की क्लास को बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं। आप कितनी भी रिसर्च कर लें, कितना भी अच्छा शेयर खरीद लें, कितने भी अच्छे प्राइस पे उसको खरीद लें, तो कभी ये ना सोचे कि जो आपने शेयर खरीदा है वो शेयर खराब नहीं होगा, और जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उससे नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि वॉरेन बफेट जी का जो लेटेस्ट, वो हर साल अपना एक न्यूज़ लेटर निकालते हैं। अगर आप उनका 2023 का न्यूज़ लेटर पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था 12 ऑफ माई ऑल डिसीजंस इन लास्ट 56 ईयर्स, 56 ईयर्स का उन्होंने डेटा दिया था, हैव गॉन राइट। तो पिछले 56 सालों में जितने उन्होंने शेयर खरीदे उसमें से कितने सही हुए? 12 सही हुए, बाकी नॉर्मल कुछ हुए, कुछ खराब हुए एंड ऑल होते। तो अगर वॉरेन बफेट जी के 12 ही डिसीजन सही हुए और आपके सारे होंगे, ऐसा नहीं। अब फिर आपके मन में आएगा यार ये तो बड़ी रिस्की बात है, हम लोग सर्विस क्लास के लोग हैं, कैसे काम होगा? देखिए, हनुमान जी को जब भेजा गया कि जाइए आप संजीवनी बूटी ले आइए, वो वहां पहुंचे तो उन्हें नहीं पता चला कि संजीवनी बूटी कौन सी है। सेम वे, अगर आज आप सोचेंगे कि जी वो मल्टी बैगर मैं ढूंढ लूं जिसको मैं खरीद लूंगा तो वो 500 गुना हो जाएगा, वो किसी को नहीं पता होता। मेरी बात मानिए, मैं अपनी 22 साल की जर्नी को बता रहा हूँ। 39 ईयर में रिटायरमेंट लेके बैठा हूँ, ईआरएस लेके बैठा हूँ।
आपको जो बोलूंगा सही बोलूंगा, मैं झूठ का बता दूं ये वाला ले लो, ये 5 गुना हो जाएगा, 20 साल बाद ना मैं रहूंगा ना आप मुझसे जुड़े रहेंगे, कोई फायदा नहीं। ये किसी को नहीं पता होता। आप कुछ शेयर्स लेते हैं अच्छे देख के, उसमें से कुछ मल्टी बैगर निकल जाते हैं। ये उसी तरह है जब आप अपने क्लास में बच्चों के एडमिशन कर रहे होते हैं, किसी को नहीं पता होता कि ये बच्चा जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकल जाएगा, स्टेट टॉपर निकल जाएगा। आप अच्छे अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीट की, क्या कैसी सीट है आपके यहाँ। अब उन्हीं में से कोई टॉपर निकल जाता है, आप टॉपर को सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये प्लीज दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। तो इस चीज को दिमाग से अगर आप निकाल के आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सही होगी, बहुत सही होगी। और जहां आप सोचेंगे कि मैं जो स्टॉक लूं वो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो मैं आपको हनुमान जी की कहानी बता रहा था, हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी गए और वो एक पर्वत ले आए, उसमें कुछ संजीवनी बूटी जैसी जैसी चीजें थी, और उन्हें पता था इन्हीं में से कोई संजीवनी बूटी है, कौन सी है मुझे नहीं पता। सेम वे आपको भी नहीं पता कौन सा मल्टीबैगर होगा, कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। आपको तो अच्छे स्टॉक अच्छे प्राइस पे खरीदते जाना है। जब आप खरीदते जाएंगे, मैं आपको एक डेटा बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर आपने 20-25 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना लिया, होगा क्या, उस 20-25 स्टॉक आप कितनी भी रिसर्च कर लें, कितना भी अच्छा कर, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 20 या 25, मान लो 20 लिया तो 5-5 हजार सब में लगा दिया, 25 लिया तो 4-4 हजार एवरेज लगाया। इसमें से 4-5 स्टॉक ऐसे होंगे जो आपके डूब जाएंगे, चलेंगे नहीं। अगर आपने 4 हजार लगाए हो तो वो 2 हजार हो जाएगा, 1 हजार हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। सत्यम जैसी जैसी कंपनियां भी डूब सकती हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए एकदम। लेकिन अब मान लो 20 थे, 4-5 डूब गए, 4-5 ऐसी होंगी, 6 ऐसी होंगी जो चलेंगी ही नहीं। वो जहां थी उसी के आसपास, ऊपर नीचे, 5%, 2% ऊपर, 4% नीचे। 5 ऐसी होंगी जो आपको 10-12%, 13%, 14% इकोनॉमी के साथ साथ रिटर्न देंगी देंगी। लेकिन 2 या 3 कंपनी आपके इस पूरे प्रोसेस में ऐसी निकल जाती हैं जो आपकी कई गुना हो जाती है, कई गुना हो जाती है, 100 गुना, 50 गुना, 200 गुना, 400 गुना ऐसी हो जाती है। खरीदते समय किसी को नहीं पता होगा। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपका जो रिटर्न होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि सब एफडी वेफडी ये वो सब फेल हो जाते हैं उसके आगे। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि जब मैं खरीदूंगा तो वही वाला खरीदूंगा जो 500 गुना होगा। तो मैं आपको एक निफ्टी का डेटा दिखाता हूं, मैं शेयर का, जब निफ्टी बना था 1996, दिखाता हूं आपको से जर्नी। उस समय 1 हजार पे निफ्टी था, ध्यान से समझिए। और उस समय जो कंपनियां थी निफ्टी में, उसमें से आज केवल 13 कंपनियां निफ्टी में है। निफ्टी का मतलब हो गया इंडिया की टॉप कंपनी। 1996 से 2000, केवल 30 साल की मैं जर्नी बता रहा हूं। 30 साल में इंडिया की जो 50 कंपनियां जिनसे स्टार्ट हुई थी ये जर्नी, उस 50 में से आज केवल 13 बची हैं। यानी 17 कंपनियां या तो वो छोटी हो गई या खत्म हो गई, बंद हो गई। कौन सी 50 में से 37 और केवल 13 बची हैं। तो अगर इंडिया की टॉप कंपनियां जो उठा के उस समय उठाई गई थी, उनमें से 37 का एक में से कुछ, मैं नहीं कह रहा सारी बंद हो गई, कुछ का एग्जिस्टेंस का, कुछ का मार्केट कैप कम हो गया इसलिए वो नीचे चलेगी। तो अगर ऐसा हुआ तो आपकी सेलेक्ट की हुई सारी कंपनियां आगे निकलेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप पैसा बना देंगे अगर आप ग्रीड, फियर से दूर रहें, और आप जो है कुछ अजूबा करने का ना सोचें। सिंप्लिसिटी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ कि यार मेरा पैसा एफडी में पड़ा हुआ है, वो 7% देता है, पीएफ में है 8% देता है, कुछ पैसा मेरा म्यूचुअल फंड में है 10% देता है। क्या ऐसा कोई तरीका है जहां मैं शेयर में पैसा लगा दूं या कहीं लगा दूं, वो मुझे 12, 13, 14 दे दे? वो जो 12, 13, 14 है वो अपने आप में अच्छा रिटर्न होता है। अगर वो मानना है तो ही मैं आप लोगों से निवेदन पहले दिन से करता आ रहा हूं, आप लोग सर्विस क्लास के लोग हैं, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, फेंकने वाला पैसा नहीं है। एक शेयर
5 गुना होगा। पिछले ही क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं किसी को इनकरेज डिस्करेज नहीं कर रहा था, चाह रहा था। एक RVNL किसी मित्र ने हमारे बताया था, और मैंने कहा था अगले ही दिन वो 10% नीचे हो गया। अगर स्टॉक आपका 10% नीचे होगा ना, आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे, आप स्टॉक मार्केट से भाग जाओगे, परेशान हो जाओ। तो कोशिश करो ऐसे स्टॉक रखो जो 2 4 5% बढ़े। आप लोग को याद होगा वो RVNL के हमने काफी डिस्कशन उस दिन किया था, और मैं नहीं चाह रहा था उस स्टॉक को लेना, क्योंकि मुझे पता है कि उन स्टॉक में वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह एकदम सही है। वो कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं, कैंडल्स देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, एंट्री कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। वो उसी तरह है जैसे क्रिकेट खेलने वाले बहुत हैं, उसमें से एक सचिन तेंदुलकर बन जाता है। लेकिन हम आप क्या करते हैं, यार क्रिकेट खेलना है, हाँ बच्चे गली में खेल रहे हैं तो चलो हम भी खेल लेते हैं, चलो एंटरटेनमेंट हो जाए, काम खत्म। अगर आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहेंगे तो आपको सचिन तेंदुलकर जैसी ही कमिटमेंट करनी पड़ेगी। आप सोचिए जरा कि एक लॉ करने के लिए इंसान 4 साल 5 साल देता है, मेडिकल करने के लिए 5 साल 6 साल देता है, इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल देता है, टीचर बनने के लिए आपने 4 साल 5 साल दिया, B.Com किया, M.Com किया, जो भी किया, B.Ed किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुनील त्रिपाठी की 6 क्लासेस में, या किसी के 4 वीडियो में, या किसी एक किताब को पढ़ के आप ऐसे हो जाएंगे कि 1 लाख 2 लाख रुपए शेयर मार्केट से कमाने लगेंगे महीने के? ये सब अफवाह है, ये सब बहाने हैं, ये सब फिजूल है। कुछ नहीं होता ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। होता क्या है, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। उस पोर्टफोलियो में इक्विटी भी एक ऑप्शन आपका होना चाहिए। उसमें आपको इतना डालना है कि उसकी ग्रोथ को आप इंजॉय करें, बाकी लोगों से थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे, बस इसके सिवा कुछ नहीं होता। जितनी आपकी लर्निंग बढ़ती जाए उस हिसाब से आप अपना एलोकेशन बढ़ाते जाए, तो आपको नुकसान नहीं होगा। और आप ठीक ठाक, जैसे मुझसे कोई पूछे कि सर आप इतना पढ़ाते हैं, आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, 4,000 फॉलोवर हैं, बहुत सारी मैं क्लासेस लेता हूँ, बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, लेकिन पहले दिन से आज तक बता रहा हूँ, मेरा जो एवरेज रिटर्न है वो 17 18 19% ही बना है। 18% के आसपास एवरेज मैं बोल दूं पूरे 22 साल का। तो किसी साल मेरे पोर्टफोलियो डबल हो गया, किसी साल -10% हुआ, किसी साल 4%। जैसे 2022 में मेरा पोर्टफोलियो था 6% बढ़ा था, 2023 में, अब इस साल मेरा पोर्टफोलियो 17% बढ़ गया, 18% बढ़ गया है। तो वो सब, लेकिन ये सब डिपेंडिंग अपॉन मार्केट जैसे जैसे चल रही है चलता है। एवरेज जो है वो मेरा 17 18% का ही एवरेज मैं देखूं, अगर मैं अपने 22 साल के जर्नी को देखूं तो यही आया है। ये लो, और कहाँ लिखा है आई एम ये? हैप्पी विद दैट, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो मेरे खरीदे हुए प्राइस से आज भी नीचे हैं, और ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जिनको मैंने 50 रुपए में खरीदा था और 500 रुपए के हैं ऐसे। और मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई कहते हैं ना, कोई झिझाहट नहीं है कि मैंने कोई शेयर 900 का खरीदा था और आज वो 700 का है। मैं आप लोगों को ये बात पहले बता देता हूँ, सो दैट कि मैं, मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम आपको छूट मूट की चीजों में नहीं बता। हाँ, अगर आप पोर्टफोलियो रिटर्न देखोगे तो आप खुश रहोगे, अगर आप शेयर रिटर्न देखोगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे, आप शेयर मार्केट में हमेशा परेशान हो। मैंने देखा है शेयर मार्केट से वो लोग परेशान हो जाते हैं जो कहते हैं सर आपने वो कहा था वो शेयर इतना नीचे है, क्या करूं? पता नहीं क्या करूं, क्योंकि मैंने तो अच्छा शेयर देख के अच्छे रेट पे खरीद के रख लिया है। हो सकता है वो नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आज जब आप बेच दोगे उसके अगले दिन बढ़ना शुरू होगा तो दुख होगा कहीं तो इसलिए उन सबसे कोई मतलब नहीं, नहीं बढ़ रहा, आपने तो अच्छा देख के लिया हुआ है ना, विश्वास करो, विश्वास करो, रखने दो। हाँ, कुछ ऐसा समझ में आ जाए जब एकदम पता ही चल जाए, जैसे अभी आपने शेयर लिया मान लो जी मीडिया का, और आपने सोचा सोनी के साथ मर्जर होगा, मर्जर डील टूट गई, तो ठीक है, जो लिया था हट जा, अब निकाल दिया, काम खत्म। लेकिन अदरवाइज अगर आपने रिसर्च करके कोई शेयर लिया है, साल 2 साल 3 साल नहीं चलता है, जैसे HDFC बैंक है, पिछले 3 साल से नहीं चल रहा। अब अगर किसी को लगे HDFC बैंक खराब है तो फिर मतलब कुछ कुछ उसका जर्नी नहीं, मुझे नहीं पता। रिलायंस से पिछले 2 साल से अगर कोई पूछेगा क्या रिटर्न दिया, कुछ रिटर्न नहीं दिया। लेकिन रिलायंस इज वन ऑफ द इंडिया फाइनेस्ट शेयर, फाइनेस्ट बिजनेस जिसको आप समझ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ये आपको विजन बनाना पड़ेगा, तभी आप शेयर को खरीद पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक पोर्टफोलियो एलोकेशन का तरीका बता रहा हूँ। आपके पास जो भी पैसा हो, आप चाहें तो इसको लिख लें, सपोज आपके पास लाख रुपए हो, तो आपको उसको 20 टुकड़े 5-5% के करने हैं, ठीक है? और आपको 20 शेयर ढूंढने हैं, अच्छे 20 शेयर ढूंढने हैं जो मैंने आपको, और जो अच्छे शेयर
जो 20 अच्छे शेयर हो और अच्छे प्राइस पे हो। ठीक है, 5-5 हजार रुपए आपको उसमें लगाने हैं। 5 हजार लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दिन आप लगा रहे हैं उस दिन आप 3 हजार से ज्यादा, 3% से ज्यादा नहीं लगाएंगे। एक दिन में अपने पोर्टफोलियो का 3% से ज्यादा, ये नहीं कि आपने कल शेयर खरीदना शुरू किया और आपने 1 लाख के शेयर खरीदे, नहीं। कल अगर आपने खरीदना शुरू किया तो आप 3 हजार का शेयर खरीदेंगे, फिर अगले दिन, एक हफ्ते बाद तो कोई 3 हजार का, कोई ऐसे करते हुए आपको 20 शेयर में पैसे लगा देने हैं, पहले 3-3 हजार के आसपास। ठीक है, कोई 3 हजार, कोई 3200, 2800, डिपेंडिंग अपॉन शेयर कितने का मिलता है, बिकॉज परफेक्ट 3 हजार में तो डिवाइड नहीं होगा। अब क्या होगा, जब आपने 3-3 हजार 20 शेयर में लगा दिए, फिर अगले 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में होगा क्या, इनमें से कुछ शेयर ऊपर चलने शुरू हो जाएंगे, कुछ शेयर नीचे। जब आपका खरीदा हुआ शेयर, कोई भी शेयर आपने खरीदा, वो 15 से 20% नीचे चला जाए, अगर ऐसा सिचुएशन आता है, जनरली अगर आपने रिसर्च किया है तो भी, कितनी भी रिसर्च कर ले, 2-4-5 शेयर ऐसा होगा कि वो 15 से 20%, सपोज आपने कोई शेयर खरीदा था 1000 रुपए में, वो चला गया 700 रुपए में, 800 रुपए में, तो जो बचे हुए 2000 हैं उसमें और लगा दें, उसमें और लगा दें। इस तरह से आपके पास क्या होगा, किसी भी परफेक्ट टाइम पे आपके पास 20 शेयर होंगे और करीब करीब 20% पैसा आपके हाथ में रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, इस पूरे प्रोसेस में आपके पास किसी भी टाइम पे लगभग 20 शेयर होंगे और करीब करीब 20%, 25%, 15% पैसा आपके हाथ में होगा। यही सिचुएशन आपकी। अब अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अपने टारगेट्स डिसाइड करने होते हैं कि जी मैंने जो शेयर खरीदा है, मैं इसको कितने पे निकलूंगा, मैं निकल जाऊं, शेयर कहां जाएगा अगर आपने सोचा, तो आप कभी, कोई कह दे मैंने इतने बनाए उतने बनाए, ये सब दुनिया के झूठ है। आपको अपना टारगेट निकालना है कि जी मैंने 100 रुपए में शेयर खरीदा है, मुझे 110 में बेचना है इसको, या 120 में बेचना है, या इसको 125 में बेचना है। वो टारगेट डिसाइड कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है, उस टारगेट पे आते ही आपको निकल जाना है, उस टारगेट के आसपास आते निकल जाना है। टारगेट आने के बाद शेयर कहाँ जाता है, और ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पुराने, मैंने 2022, अगर मैं सही हूं तो 2022 के सितंबर अक्टूबर में, मैंने, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है इसलिए मैंने एमआरएफ का शेयर खरीदा, 69,000 के आसपास था, और मैंने उसको 93-94,000 वॉज माई टारगेट, मैंने उस पर निकल गया। आज वो शेयर 1.5 लाख का है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं दुखी होऊंगा यार मैंने 93 में बेच दिया, अब 94 हो गया, अब 95 हो गया, तो इस ग्रीड में आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अगर आपने 93 में बेचा है तो उस पैसे को आपने कहीं और लगाया है, और वो भी आपका बढ़ेगा, वो भी आपका बढ़ेगा अगर आपके ऊपर। तो आप उस एमआरएफ को देखना छोड़ दो। अब आपको एमआरएफ दोबारा तभी खरीदना है जब आपके रूल के हिसाब से वो अच्छा शेयर अच्छे प्राइस में आ जाए। अच्छा प्राइस जब आ जाएगा फिर खरीदेंगे, लेकिन आज वो अच्छा प्राइस नहीं है, वो जाने तो 2 लाख जाओ, 4 लाख जाओ, 5 लाख जाओ, कहीं भी जाओ। सेम वे मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, सो दैट कि आपको पता हो। जैसे मैंने नेस्ले का शेयर 17-18 हजार का, अभी तो टूट गया है, 17,000-18 हजार के आसपास खरीदा था, और वो गया 25 हजार, आई थिंक 24 हजार समथिंग पे। वो मेरा टारगेट था कि वो, मैं बताऊंगा कैसे टारगेट निकालते हैं, मैं 24 हजार पे उसको बेच दिया। उसके बाद वो 25 हजार गया, 25.5 हजार गया, कहाँ भी गया, मुझे मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो महंगा हो चुका है, एज पर माई रूल वो महंगा हो गया। वो फिर 22 आ जाए, 21 आ जाए, 17 आ जाए, या 25 पे कुछ दिन रुके, उसकी अर्निंग बढ़ जाए, पी कम हो जाए, तो मैं देखूंगा, लेकिन मैं वहां से निकल गया। वो कहाँ जा रहा है, होता क्या है, हम खरीदने के बाद इस बात पे दुखी होते हैं, हमने 10 में खरीदा, अब ये 9 हो गया, अब ये 8 हो गया, और हम बेचने के बाद इस बात पे दुखी है कि हमने तो 10 में खरीदा, हमने 15 में बेचा, तो भी हमें खुशी नहीं होती, हमें दुख इस बात का होता है अब ये 16 हो गया, अब ये 17 हो गया, अब ये 18 हो गया। इसलिए हम कभी पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि दुनिया में शेयर मार्केट को जानने वाला हर आदमी आपसे यही कहेगा कि आप बॉटम पे खरीद नहीं सकते, टॉप पे बेच नहीं सकते, लेकिन हर आने वाला आदमी चाहता यही है कि मैं, बस जी मैं बेचूं तो उसके बाद वो नीचे ही आए। तो प्लीज समझिए
शेयर मार्केट में आपको इन चीजों से दूर, आपको अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए। कुछ भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, मैं फिर बता रहा हूँ, एक शेयर का नाम भी बताऊंगा अपना, क्योंकि मैं उसको कल खरीदूंगा, इसलिए बताऊंगा कि आप कल परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, सरसों क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज के 6 महीने बाद क्या होगा या 1 साल बाद क्या होगा मुझे एकदम क्लियर पता है, एकदम क्लियर पता है। मुझे नहीं पता कि वो 6 महीने होगा या 8वें महीने होगा या 1 साल बाद होगा, मुझे उसका क्लियर पता है कि कौन से, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, लेकिन क्या होने वाला है वो मुझे पता है। तो उसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। 4 दिन के बाद हो सकता है कल मैं उसको खरीदूं, परसों वो 100 रुपये वहां से और नीचे हो, उसके अगले दिन 100 रुपये और नीचे हो सकता है ऐसा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आपको अपने रिसर्च पे फेथ है, स्टॉक मार्केट पे फेथ है, और एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं, पैसा उसी का बनता है जिसके साथ दुआएं होंगी। अगर आपके साथ दुआएं नहीं है तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, कोई इंसान नहीं देखा। कहते ना, आपने 10 लाख लगाए थे, उसमें से एक 25,000 किसी शेयर में लगाए थे, वो 4 गुना हो गया, आपके 10 लाख पे क्या फर्क पड़ा, ये समझो पहले। 10 लाख पे, किसके 10 लाख पे फर्क पड़ा, ऐसा इंसान ढूंढना अपने आसपास जिसने अपने पैसे को कई गुना किया हो मार्केट में, या उसके अर्निंग का सोर्स हो मार्केट। वो इंसान जो है वो एक अच्छा इंसान होगा, अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा। एक खराब ह्यूमन बीइंग का स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं बनता ही नहीं। मैंने ऐसा देखा ही नहीं। हो सकता है कोई हो, मैंने नहीं देखा। मैं ऐसे, मैं लगभग लगभग बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ। कल भी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, इस चक्कर में मैंने आपकी क्लास नहीं ली। HDFC बैंक की कॉन्फ्रेंस थी और मैं उसमें था, एक लगभग 140-150 लोग थे। जो मैंने देखा, जो दुखी लोग हैं वो वही हैं जो अच्छे इंसान नहीं है। तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अच्छा इंसान, लोगों की दुआएं आपके साथ हो। आपको दुआएं कौन देगा? वो बच्चे जिनको आप पढ़ाते हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को आप पढ़ाते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, यही आपको दुआएं दे सकते हैं। तो प्लीज, लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी तो पैसा बन जाएगा। ये मेरा विश्वास है। तो दुआएं बहुत काम आती हैं, और कुछ काम आए चाहे ना आए, दुआएं बहुत काम आती हैं। कोई कहता है कि भगवान की पूजा करो, ये करो, वो करो, मैं भी पूजा में बहुत विश्वास करता हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ में क्या काम आता है, तो वह है लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं। अगर लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, कहते हैं यार इस बंदे से दूर रहो, ये तो नुकसान कर रहेगा, ये तो गलत आदमी है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ध्यान रखें। ठीक है, 1-8% तो हर आदमी के दुश्मन होते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, अपने तरफ से कोशिश ऐसा करना। तो चलिए, आज मैं आपको वैल्यूएशन थ्योरी के बाद आज मैं आपको स्ट्रेटेजी पे जाऊंगा। और पहली स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है RSI। लिखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे ना, तो आपके जो चेहरे होते हैं वो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं। तो RSI क्या कहता है? RSI है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। कुछ लोग खरीदने में हैं और कुछ लोग बेचने वाले हैं, दोनों आपस में मार्केट में लड़ाई कर रहे हैं। खरीदने वाला मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, डिमांड ज्यादा होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और बेचने वाला मार्केट को नीचे की तरफ ले जा रहा है। उन दोनों के स्ट्रेंथ से बनता है RSI। RSI का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, आप लोग एजुकेटर है, हो सकता है आपके दिमाग में आए, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको RSI का यूज बताऊंगा। किसी एक्सपर्ट ने इसका एक फॉर्मूला डिराइव किया, रेंज डिराइव किया, उस रेंज को कैसे यूज करते हैं बताऊंगा। RSI की जो रेंज होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। पहली बात तो RSI की रेंज कहां से होती है? 0 से 100 के बीच में। RSI कहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। 100 होगा, अगर 100 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब इसको खरीदने वाला कोई बचा ही नहीं, तभी RSI 100 हो सकता है। और RSI 0 हो गया, इसका मतलब हो गया कि अब दुनिया में इसको कोई बेचने वाला बचा है ही नहीं। 0 हो गया यानी बेचने वाला नहीं बचा, 100 हो गया यानी खरीदने वाला नहीं बचा। 100 से 0 के बीच में कहीं है तो वो आपको खरीदने बेचने की स्ट्रेंथ है। 90 है यानी खरीदने वालों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपका 30 है बेचने वालों की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऐसे करके वो रेंज दिखता है, मैं आपको दिखा।
आपको जो रेंज फॉलो करनी है वो करनी है 30 to 70। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको जो रेंज फॉलो करनी है वो 30 to 70। 70 हो गया, ध्यान से समझिए, 70 हो गया यानी ये ओवर बॉट हो गया, यानी खरीदने वाले कम हो गए। मैं रिपीट कर रहा हूं, 100 हो गया तो खरीदने वाले 0 हो जाएंगे, तो वहां तक तो जाना नहीं। खरीदने वाले बहुत कम बचे हैं। 70 के ऊपर गया, 75 के ऊपर गया और कम बचे हैं, 80 के ऊपर गया और कम बचे हैं, 90 ना के बराबर बचे हैं, 100 तो कोई बचा ही नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 70 जब हो गया तो अब आपको समझ जाना है कि स्टॉक मार्केट में इस शेयर को खरीदने वाले के लोगों की जो खरीदने की जो उस समय वो है ताकत है या आकांक्षा है या इच्छा है, वो एकदम कम हो गई, नहीं यार बहुत ऊपर हो गया, बहुत ऊपर हो गया, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। अब आप बताइए कि अगर मार्केट में खरीदने वालों की आकांक्षा बहुत कम हो चुकी है, अब खरीदना लोग नहीं चाहते, तो क्या आप खरीदेंगे गौरव शर्मा जी? आप क्या करेंगे बताइए? अगर मार्केट सारे कह रहे हैं नहीं जी अब तो नहीं खरीदना, बहुत महंगा हो गया, बहुत, आप क्या करेंगे गौरव जी? अनम्यूट करके जी जी सर। आप क्या करेंगे? मैं तो खरीदूंगा ना। आप और खरीदेंगे? अच्छा, नहीं, शिखा शिखा नहीं जी आप क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे सर, नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे, एकदम सही। कि जब पूरा मार्केट ही कह रहा है कि भाई अब ये खरीदने वाले बचे ही नहीं, नहीं जी ये बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, तो भाई फिर दुनिया कहते हैं ना, भीड़ जिधर चल रही है चल जाइए चुपचाप, ज्यादा खुश रहेंगे। आप जब दुनिया ही नहीं खरीद रही तो क्यों आप खरीद के क्या करेंगे? आप खरीद लेंगे उसके, अब जब वहीं पे कोई खरीदने वाला नहीं है तो आप खरीद तो इसलिए रहे ना कि और ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा। तो जब वही उसी प्राइस पे अब खरीदने वाले ही नहीं बच रहे हैं, ना के बराबर बचे हैं, ओवर बॉट हो गया है, तो आपको देखना है कि नहीं जी अब मैं इसको नहीं खरीदूंगा। उसी तरह जब वो गिर के गिरते 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 आरएसआई 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा यानी बेचते बेचते बेचते, अब बेचने वाले कहते हैं नहीं यार अब बहुत नीचे आ गया, अब नहीं बेचेंगे, थोड़ा ऊपर आएगा तब बेचेंगे। बेचने वाले थक चुके हैं बेच बेच के, अब वो नहीं बेचना चाहते, बहुत नीचे आ गया है उनको, अब वो नहीं। तो जब बेचने वाले थक चुके हैं तो बताइए अब आप क्या करेंगे? आप बेचेंगे या खरीदेंगे? बताइए जल्दी से गौरव जी, आप बताइए। हाँ जी, अशोक आचार्य जी आप बताएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। वीर सिंह जी आप बताइए। टाइम पे तो खरीदना चाहिए। खरीदना चाहिए, एक्सेल। बेचूंगा तो नहीं जब मैं। बेचने वाले थक चुके हैं यानी अब तो कोई बेचेगा नहीं, अब तो जनरली लोग उस रेट पे इतना नीचे आ चुका है, तो सिंपल, बेचने वाले थक चुके हैं तो खरीदना है, खरीदने वाले थक चुके हैं तो बेचना है, सिंपल। या और आसान कर देता हूं, 30 के नीचे जब आरएसआई आने लगे तो तो आपको परचेज कर खरीदना लो, है, और 70 के ऊपर आरएसआई आने लगे तो आपको बेचना बेच है। दो। मैं आपको बता रहा हूं इस थ्योरी को, दिक्कत थ्योरी में नहीं है, दिक्कत थ्योरी में है ही नहीं, दिक्कत इस थ्योरी को फॉलो करने में, दिक्कत सारी फॉलो करने में। डॉक्टर कहता है हर इंसान को पता है सवेरे उठो, 40 मिनट वॉक करो, आपके दिल के दर्द का प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको पता है, बड़ा आसान है। एप्पल खाओ खुश रहोगे, 40 मिनट वॉक कर लो खुश रहोगे, पिज्जा बर्गर मत खाओ खुश रहोगे। फॉलो कैसे हो, दिक्कत तो वहां आती है। पिज्जा बर्गर भी खा लेंगे, अरे यार ठंड लग रही है सो लेते हैं, आज ये नहीं कल वो नहीं करके एक्सक्यूज कर देते हैं। और एप्पल तो छोड़ो कहाँ एप्पल खा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ रूल में प्रॉब्लम्स नहीं है, फॉलो। आपको लगेगा इतना आसान रूल है, मैं बता रहा हूँ इतना ही आसान रूल, इतना ही आसान रूल है। सच्चाई ये है कि ये उतना ही आसान रूल है जैसे डॉक्टर ने आपसे कह दिया वॉक करना है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं? मैं आपको पास्ट दिखा सकता हूँ, फ्यूचर तो दिखा नहीं सकता। फ्यूचर देखना है तो इसीलिए मैंने कहा मैं आपको एक स्टॉक आज दूंगा, दिखाऊंगा आपके विश्वास को। मेरा काम, मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं स्टॉक रिकमेंडेशन कभी नहीं देता। आपके विश्वास को जगाने के लिए कि अगले 2-4 महीने में स्टॉक में क्या होगा आप देख पाएंगे, क्योंकि मैं फ्यूचर और कोई तरीका नहीं है मुझे दिखाने का। तो मैं आपको पास्ट तो दिखा पाऊंगा चार्ट में, फ्यूचर आप देखेंगे आज के 2-4 महीने बाद। अगर लगे कि हाँ मैंने आज जो आपको स्टॉक बताया था आज की डेट डाल के लिख देना हाँ सर आपने सही बताई थी थियरी। तो अब लेकिन इस स्टॉक को बताने से पहले या इसको चार्ट में दिखाने से पहले मैं आपको बता रहा हूं इस थ्योरी में भी जब आप 10 स्टॉक खरीदेंगे तो 2 में फेल हो जाएंगे। अभी बता देता हूं,
दो चलेंगे ही नहीं, दो वहीं रहेंगे और दो हो सकता है और नीचे जाए। लेकिन जो 6 हैं, सपोज आपने क्या किया, 10,000 10 स्टॉक में लगा दिया, उसमें से दो जो है नीचे आ गए 10-10%। 10-10% यानी 1,000 का नुकसान हो गया, 2,000 का नुकसान हो गया। दो चले ही नहीं, वहीं रह गए। लेकिन जो 6 हैं वो आपको 10-10% का फायदा देंगे। तो 10,000 पे 10-10% यानी 1,000, 6,000 का फायदा। तो 2,000 का नुकसान, 6,000 का फायदा, टोटल आप 4,000 फायदे में रहेंगे। टोटल आप 4,000 फायदे में रहेंगे। यही होगा। अगर मैं कहूं कि नहीं जी आप सोचे कि आप 10 खरीदेंगे, 10 के 10 एकदम वैसा ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात बता रहा हूं। लेकिन आपको पोर्टफोलियो रिटर्न देखना है। मैं बार बार कहता हूं पोर्टफोलियो रिटर्न देखना है। आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को उठाकर देख लीजिए, उनके पोर्टफोलियो में जनरली 50-60 स्टॉक होते हैं। 50-60 स्टॉक में से 25 तो नीचे जाते हैं, 25 नीचे जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। 10-15 वहीं रह जाते हैं। लेकिन 20 स्टॉक ही उनको रिटर्न देते हैं, और वो 12-13% का आपको रिटर्न दे देते हैं पोर्टफोलियो, अगर आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड का देखोगे, अच्छी म्यूचुअल फंड का। तो सेम वे इसमें भी आपका क्या होगा कि आपने 10-10,000 10 स्टॉक में लगाया, दो आपको, एग्जांपल ले रहा हूं, 10-10% नीचे गए, 2,000 का नुकसान हो गया। दो आपके चले ही नहीं, 6 जो है 10-10% ऊपर गए, तो आपके 6,000 का फायदा हुआ। 2,000 नुकसान माइनस करेंगे तो भी आपको 4,000 का नेट नेट फायदा हो जाएगा एक रात पे। और एक महीने में जनरली आपका ये काम हो जाएगा। करके देखिएगा, मजा आएगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं आज एक वेबसाइट यूज करूंगा जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं है, फ्री वेबसाइट है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ऐसी कोई भी वेबसाइट जहां पैसे लगते हैं, मैं सर्विस क्लास के लोगों को नहीं बताता। फ्री सर्विस है। आप इसकी जगह आप मनी कंट्रोल यूज कर सकते हैं, आप टिकट टेप यूज कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, जो मन करे यूज करें। मैं इसको यूज करता हूं। ठीक है। इसमें आपको ना अपना नंबर डालना है, ना अपना नाम डालना है। जहां पे भी जाएंगे, जाने के बाद आपको लॉग इन विद गूगल कर लीजिएगा। आप इस वेबसाइट के अंदर एंट्री कर जाएंगे tradingview.com। ठीक है ना। इसके अंदर मैं गया और मैंने सपोज लिख दिया, आज जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं मैं उसी की बात कर देता हूं, एशियन पेंट। मेरा डिस्क्लेमर है, मैं आप लोग को बता रहा हूं, मैं इस स्टॉक को कल खरीदने जा रहा हूं, मेरा ये डिस्क्लेमर है। तो प्लीज आप लोगों को, मैं कोई अथॉराइज पर्सन नहीं हूं सेबी के द्वारा, मेरे पास कोई रिकमेंडेशन देने की अथॉरिटी नहीं है। मैं केवल आपको सिखाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, सो दैट कि आप लोग का ट्रस्ट देखे। प्लीज मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम इस स्टॉक को ना खरीदे, इसको देखें, बस देखें कि क्या होता है। फेथ आएगा तो आगे फ्यूचर में करेंगे। ठीक है। क्या करना है आपको, जब आप स्टॉक वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऐसा चार्ट हो सकता ना दिखे। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पे कैंडल हो सकता है जब आप पहली बार लॉगिन करें तो ऐसा लाइन आ सकता है। तो आपको यहाँ पे इंडिकेट वो करना है ध्यान से कि ये जो है यहाँ पे ये कैंडल्स बनी हो, कैंडल। दूसरी चीज यहाँ पर देखना है कि ये डे होना चाहिए। हो सकता है आपका मिनट हो, पहली बार आप लॉगिन करेंगे, हो सकता है 4 घंटे हो सकता है आपका एक दिन हो। तो एक दिन होना चाहिए। और तीसरी चीज यहाँ पे ईयर होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको चार्ट में सेट करनी होती है। एक बार कर देंगे वो परमानेंट हो जाती है, बार बार करने की जरूरत नहीं होती। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कैंडल, यहाँ पर डे, और नीचे जो है ईयर। ये तीन चीजें, बाकी कैंडल वगैरह क्या होती है हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। आज हमें स्ट्रेटेजी को सीखना है, वहां जा रहे हैं। ठीक है। अब मैं जब यहाँ जाता हूँ, यहाँ आपको जाना है इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर पे जाने के लिए यहां लिखना है आपको RSI। RSI जैसे ही मैंने यहां लिखा, RSI लिखने के बाद ये इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये RSI की एक लाइन आ जाएगी। RSI की एक लाइन आपको दिखेगी, सिंपल। अब फ्यूचर, मैं भगवान तो हूं नहीं या हनुमान जी तो हूं नहीं जो मैं सीना फाड़ के आपको दिखा सकता हूं। मैं आपको पास में ही दिखा सकता हूं। सिंपल सिंपल थियरी आपको ये देखना है। हाँ, कई बार हो सकता है कि आपके सेटिंग एक बार चेंज करनी पड़े RSI की। ये देख लीजिए, मेरी RSI यहाँ 14 दिन की है। RSI का 14 दिन आपको दिख रहा होगा। एक चीज ध्यान रखना, इनपुट में 14 दिन की RSI है ये। और जो आपका रेंज है, जो आपका रेंज है वो आपका लोअर एंड अपर विजिबिलिटी
डाल रखी है मैंने सारी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो रेंज है, ये देखिए ऊपर डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये डॉटेड लाइन 70 पे फिक्स है, और ये नीचे वाली डॉटेड लाइन 30 पे है। 40 के और 20 के बीच में है, देखिए 40 और 20 के बीच में है यानी 30 होगी, और 60 और 80 के बीच में है यानी वो 70 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ नहीं करता मैं इसको फॉलो करता हूं। जब ये 30 के नीचे आया, जैसे ये कभी अभी आ रहा था, मैंने सपोज स्टॉक को यहाँ पे, अब मैं पास दिखा सकता हूँ, मैं फ्यूचर दिखा सकता हूँ, 2 नवंबर के आसपास इसकी आरएसआई जो है, यहाँ पे देखिए आरएसआई 30 के नीचे थी, आरएसआई की वैल्यू 27 समथिंग थी। अगर आपने इसको यहाँ पे खरीदा होता, 2900 का स्टॉक था, और आप कहते जी मैं तो 5% के बेच दूँ, आपको अपना, फिर बता रहा हूँ, आपको अपना टारगेट टारगेट या तो सिंपली कीजिए, ओवर बॉट पे मैं बेचूंगा, ओवर सोल्ड पे मैं खरीदूंगा। आपको 30 के आरएसआई पे खरीदना था, और आपको इसको 70 का आरएसआई कहाँ गया, यहां जाके कहीं 70 का आरएसआई आ गया, यानी इस समय स्टॉक कितने का हो गया था, 3280। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आरएसआई आपकी थी 1 नवंबर को आरएसआई 30 के नीचे थी, आपने इस रेंज में कहीं खरीदा, खरीदा 2900 के आसपास, 2900 खरीद के आराम से बैठ गए। फिर देखा आरएसआई ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, जा रही है। एक दिन आरएसआई आपकी यहाँ 70 हुई, जैसे ही 70 हुई, आपका उस समय स्टॉक था 3270 के आसपास। आपने 3000 पे खरीदा था, 3070 पे बेच दिया। आपको कुल मिला के 1 महीने से कम में भी करीब 7 साढ़े 7% का प्रॉफिट हो गया। आप चुपचाप निकल गए। दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत आपको ये होगी कि सर मैंने 3200 पे बेच दिया, स्टॉक तो चला गया 3400, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज, फिर मेरे पास इसका कोई रास्ता नहीं, इसका मेरे पास कोई रास्ता नहीं। आपको सिंपली आगे पास्ट में और दिखाता हूं मैं, पास्ट में चलते हैं थोड़ा सा, आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। आपको ये पास्ट में आया था आरएसआई 25 जनवरी के आसपास, 2023 की बात कर रहा हूँ, 25 जनवरी 2023 को आरएसआई फिर 30 के नीचे आई थी। आपने इसको खरीद लिया, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, कुछ गया यहाँ गया, फिर नीचे आया, आपको दुख होगा, ऐसा होगा। लेकिन जिस दिन आपका आरएसआई 70 गया, 70 गया यहाँ पे कहीं जा, यहाँ पे कहीं जाके इस रेंज में 70 हो गया। यहाँ खरीदा कितने में था आपने, 2699, 2700 का। आपने बेचा कितने में, आपने बेचा इसको 3000 में। 2700 में खरीदा, 3000 में बेचा, बड़े आराम से 10-11% कमा लिया। कितने दिन में खरीदा था आपने, 1 फरवरी को, बेचा आपने 1 मई को। अगर आपको लगता है कि 12% 5 महीने में कम है, तो मैं तो देखिए अब साल का 18-20% में खुश रहने वाला इंसान हूं। अब आपने बेच दिया, आपको दुख होगा। दुख क्या होगा, यार सर ने कहा 3000 में बेच दो, और 3000 में, और स्टॉक तो चला गया 3500। इसका कोई रूल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, इसी में फंसते हैं। क्योंकि जो ये 3500 के चक्कर में पड़ा, वो उसका स्टॉक, क्योंकि पता तो होता नहीं कहां से नीचे जाएगा, वो स्टॉक फिर वही 3000 आ गया। तो वो आप या तो टाइम वाइज लॉस करेंगे, टाइम, दोनों लॉस है, आपको पता है। ए का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग सब टीचर है, ए इज P इंटू आर इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड मिलता है। तो P1+R⁴ n की बहुत इंपॉर्टेंस है, n पावर में है। n को जिसने बचा लिया ना अपने, उसका a अपने आप, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला a इज P1+R⁴n। तो n को बचाना है आपको, मतलब नहीं है स्टॉक कहाँ गया। आपने तो सिंपल 2700 में खरीदा, आपने तो 3000 में बेच दिया, काम खत्म। मेरी थियरी इतनी कहती है। चलिए ये पास्ट में और दिखा देता हूं। पास्ट में कहीं आरएसआई नीचे थी, क्योंकि इस आपने यहाँ पे कहीं आके इस आरएसआई के आसपास कहीं आपने खरीद लिया, 2630 का था। ये जो है आरएसआई यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2600 की जगह 3000 गया, आपको लगभग लगभग 10% मिल गया। 2-3 महीने में काम खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, दिक्कत वही आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि आप 21 जुलाई को बेच देंगे, और 22, 23, 24 जुलाई को देखेंगे यार स्टॉक तो ये 3300 चला गया। बड़ा दुख होगा, मेरे पे गुस्सा आएगा कि त्रिपाठी जी ने गलत पढ़ाया है, सर ने, मैं और प्रॉफिट कमा सकता था अगर इसको नहीं बेचता तो। लेकिन उस दुख से बचेंगे तो मार्केट में पैसा बनेगा। आपको बता रहा हूँ, आज इसकी आरएसआई 30 के नीचे आ चुकी है। कल मैं इसको खरीदूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कब बेचूंगा, मेरे हिसाब से 3000 का स्टॉक है,
जहां पे ये 3200 3300 हो जाएगा, RSI मुझे पता है उस समय इसकी पहुंच जाएगी 70, मैं बेच दूंगा। उसके बाद ये 3800 जाए, 3900 जाए, 4000 जाए, 5000 जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग, जिसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। 2-3 महीने में आप लोग 20 स्टॉक में पैसा लगा के हर महीने, तो कोई स्टॉक आपका 2 महीने में बिक जाएगा, कोई 15 दिन में ही बिक जाएगा, कोई 3 महीने में बिकेगा। एवरेज जो मैंने देखा है RSI में, आपको 3-4 महीने का एवरेज आता है। हर 3-4 महीने में करीब 10% का आप निकाल देते हैं, अगर आप सही से फॉलो करें। फॉलो इज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जब ऊपर जा रहा होता है तो लालच होता है और जाएगा और जाएगा, नीचे जा रहा होता तो लालच होता है, कहीं हम उस लालच में फंस जाते हैं। कहीं 5% की जगह वो, मैं फिर बता रहा हूँ, होगा क्या कि आपको लगेगा यार 20 की RSI आ गई, सर ने बताया है, कल जाके आपने इसके अंदर 50% अपना पोर्टफोलियो का लगा दिया। मैंने फिर आपको बताया था कि आपके 10 डिसीजन में से 2 डिसीजन गलत होंगे। अब आपने जब 50% लगा दिया और वही 2 गलत हो गए, तो सोचिए आपके पोर्टफोलियो पे क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए लालच नहीं करना है, ग्रीड नहीं करना है, फियर नहीं करना है। चुपचाप जब आपको RSI 30 के नीचे दिखे, लेकिन जब मैंने कहा 30 के नीचे दिखे, इसका मतलब नहीं कि किसी में खरीद लिया। अच्छे शेयर की डेफिनेशन मैं पहली क्लास में बता चुका हूं। अच्छे शेयर क्या होते हैं पहली क्लास में बता चुका हूं। अच्छे शेयर 30 के RSI के नीचे आए तो खरीदो, और अच्छे शेयर 70 के RSI के ऊपर जाएं तो बेचो। ये आप करते रहो करते रहो करते रहो, आराम से तरीका है। इसमें किसी को कुछ पूछना है, किसी को फीडबैक देना है, किसी का अपना एक्सपर्ट राय है तो दे सकता है। मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ करेंगे। हरीश अरोड़ा जी बताइए। हरीश अरोड़ा जी, आपने हैंड रेज किया है। सर आपने जो लिमिट सेट करी थी ग्राफ की, वो कैसे करी थी सर? वो कैसे दिखेगा कि 30 से 70 के बीच में? सर सर तो वो प्लीज आप करके देखिए, आपकी 30-70 बाई डिफॉल्ट आती है मेरे समझ से। नहीं, आपने कुछ क्लिक किया था तभी वो रेंज आ गई थी ना सर? वो हाँ, मैं कैसे, क्या आपको क्लिक किया? दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे ना, आप पहली बार करेंगे, ये देखिए इनपुट में जाएंगे तो ये 14 दिन के है, ठीक है। और इसमें जब आप जाएंगे तो आपका ये जो ये है आपका रेंज, एक कहीं से इसमें आता है, मैं वही देखना चाहा था कि स्टाइल जो है, ये ये देखिए सर, यहाँ पे है 30 दिख रहा है आपको इन स्टाइल में। मैं चाहूँ तो मैं इसको मान लो 25 कर देता हूँ, और मैं इसको 75 कर देता हूँ कि नहीं जी मैं तो 70 इसको फॉलो करूंगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या होगा अपने आप, ये 75 और 25 हो गया ये, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है, सर, ये थैंक मैं सर। फिर बता रहा हूँ, आप स्टाइल में गए, आपने इसको नीचे स्क्रॉल किया, आप इसको 70 और इसको 30 करके रखें, ज्यादा अच्छा है ये, ठीक है। जनरली वो बाय डिफॉल्ट भी मेरे समझ से यही आएगा, ठीक है। अच्छा थैंक यू क्वेश्चन, सर, थैंक यू। और बताइए सर, किसी के मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है? किसी के भी मन में, कोई दिक्कत नहीं, जी सर। आप मुझे काउंटर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सर, ये इसमें स्टॉप लॉस क्या रहता है सर, कुछ बताएं? सर मैं मैंने बता रहा सुना हूँ, मेरे जिंदगी में मैं स्टॉप लॉस जो है स्टॉक में लगाता हूँ, प्राइस में नहीं लगाता। स्टॉक में स्टॉक कि मैं खराब स्टॉक खरीदता ही नहीं। होता क्या है, मैंने ऐसे स्टॉक नहीं खरीदता जिस पे बहुत लोन है, ऐसे स्टॉक नहीं खरीदता जिनके बारे में जानता नहीं हूँ, ऐसे स्टॉक नहीं खरीदता जिसका जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो बहुत घट के आ रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो मैंने स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि ठीक है, मेरे जो 2 डिसीजन गलत होंगे वो अगर 1 साल 2 साल मेरे पास पड़े भी रह गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छे वाले स्टॉक है, आने तो कल चल जाएंगे, ये मुझे पता है। तो आई नेवर अच्छा। पुट स्टॉप लॉस इनटू द प्राइस, आई पुट स्टॉप लॉस इनटू द स्टॉक। दिस इज माय थियरी, आई मे बी रॉन्ग। नहीं तो फिर इसमें क्या, शायद मैं बीच में कट हो गया था, सुन नहीं पाऊंगा। तो एक वन एट ए टाइम कितने शेयर में ये फॉर्मूला लगाना है जो आपने बताया? मैंने बताया ना आपको, इससे ढूंढ ढूंढ के आपको 20 शेयर का पोर्टफोलियो बना के रखना है। ठीक है, हमेशा 20 शेयर में 30 से नीचे आते ही खरीद लेना है, हाँ, 70 आपको से 20 निकालना है। शेयर एक दिन तो मिलेंगे नहीं, आप ढूंढते रहेंगे हाँ ढूंढते रहेंगे, आपको तो 5-5% लगाना है। तो क्या होगा, ठीक है। किसी भी टाइम पे हो सकता है आपके पास 15 ही शेयर हो, 18 ही शेयर हो, क्योंकि जरूरत हो ना, अभी मार्केट कल परसों नीचे आई थी तो आपको RSI 30 पे मिल रहा है, जरूरत हो ना कि हमेशा मिलेगा। ऊपर हाँ आएगी तो जी। आपके पास अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे, नहीं मिल रहे होंगे स्टॉक, आपको हमेशा नहीं मिलेंगे। प्लीज आप ढूंढेंगे 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 तो आपको मिलेंगे। मैं आपको ढूंढने का तरीका दिखा देता हूँ। अच्छा कि आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत आसान तरीका है।
नहीं, वो तो हम टॉप 100 में रह सकते हैं या फिर निफ्टी हाँ 50 में रह देखिए, सकते आपको क्या करना है, यहाँ जाइए, यहाँ पे गूगल पे जाके सिंपली लिखिए NSE 500 स्टॉक विद लो RSI। तो आपको NSE 500 स्टॉक विद लो RSI जैसे ही आप हैं। क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, तो NSE 500 स्टॉक विद लो RSI को जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन का, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ट्रेंड लाइन एक वेबसाइट है, उसका एक लिंक खुल जाता है। तो इसमें बहुत अच्छा आपको डेटा मिल जाता है। जैसे एशियन पेंट इस समय सबसे ऊपर आया हुआ है, अब गो फैशन दूसरे नंबर पे है, लेकिन गो फैशन शेयर को मैं न जानता हूं, न मैंने इसकी एनालिसिस की है, तो इसलिए मैं इसमें, इसकी भी RSI मुझे 20 दिख रही है, लेकिन मैं इसमें नहीं लगा। करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। आप समझिए, RSI केवल नीचे होने का मतलब नहीं लगा देना है, मैंने आपको नहीं कहा। नहीं, वो समझ गया, मैं समझ गया, हाँ, ठीक है। तो गो फैशन में मैं नहीं लगाऊंगा, रिलैक्सो ओके। में, हाँ टाटा रिलैक्सी में मैं देख सकता हूँ। तो मैं इस तरह से पहले स्टॉक देखता हूँ, स्टॉक के फिर जिसका नीचे आता है तो मैं देखता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा कि अपने स्टॉक की जो लिस्ट है उन्हीं में लो RSI देखनी है। ऐसा नहीं कि सर किसी भी स्टॉक का RSI नीचे गया तो आप उसको बाय कर लें, ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती। अच्छा, दूसरी चीज सर, अगर मान लो हमने 5% लगा दिया, ठीक है, अब जिस रेट पे लगाया उसके बाद वो वापस आ ही नहीं रहा है 1-1.5 साल से, तो उसको छेड़ना नहीं है या फिर उसको सर मैं तो नहीं एवरेज? छेड़ता, मैं तो नहीं छेड़ता। मेरे पास मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास पेज इंडस्ट्री पड़ा हुआ है, शायद 1.5 साल हो गया अच्छा अच्छा अच्छा। पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे पता है यार अच्छा स्टॉक है, ठीक है। भाई मेरा कोई स्टॉक समझिए, कोई स्टॉक 15 दिन में मुझे 12% दे देता है, कोई 1 महीने में दे देता है, कोई 3 महीने में दे देता है, तो कोई ऐसा तो होगा जो 2 साल में भी देगा। प्लीज इस बात को समझना पड़ेगा। एवरेज ही आपका, एवरेज की थियरी चलेगी आप। और अब पेज इंडस्ट्री में आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, मैंने करीब 39,000 के आसपास खरीदा था, आज भी 37,000 है, और मेरे को इस बात, इस शेयर को खरीदे हुए करीब 1.5 साल हो गया। मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बेचूंगा उसको, क्योंकि मुझे पता है मैंने अच्छा स्टॉक अच्छे रेट पे खरीद कर रखा। और एवरेजिंग भी नहीं करेंगे? हाँ जी। एवरेजिंग भी नहीं 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 करेंगे? नहीं, एवरेज मैं 5% से ज्यादा तो लगाता ही नहीं मैं। 5% इज द वो, मैक्सिमम। 3% और है। वो मेरी, एक बार में ही मेरा लगा बाइंग का दिया? तरीका है, पहली बाइंग मैं 3% करता हूँ, अगली बाइंग 2% और कर दिया, 5% हो गया, काम खत्म। अच्छा, फर्स्ट में 3%? 3%, मैं अपनी थियरी बता रहा हूँ कि फर्स्ट बाइंग में करता हूँ हमेशा 3% का, और जब वहां से बाइंग बाइंग प्राइस से अगर 15% नीचे आ जाए, 20% नीचे आ जाए, जनरली 15%, तो मैं 2% और खरीद लेता हूँ। तो मेरा पेज इंडस्ट्री उतना नीचे आया नहीं, 39 पे खरीदा था, 36 37 चल रहा है। तो अगर वो मान लीजिए वहां से 15% नीचे आ जाएगा, तो मैं 2% और लगा दूंगा अपने पोर्टफोलियो का, अदरवाइज। करेक्ट। ठीक है, दिस इज माई वे ऑफ ट्रेडिंग। थैंक यू, नहीं समझ गया सर। ठीक है, सर मैं आगे बढ़ूँ। सर यस राजकुमार जी। सर आप एशियन पेंट में आप कल 2 दिन पहले बता रहे थे कि ये लोन बढ़ाता जा रहा है अपना लोन, हाँ जी। तो वो आपने इग्नोर कर दिया क्या वो कंसेप्ट अब? नहीं नहीं, मैंने आपसे क्या कहा था कि लोन, किसी भी कंपनी में लोन जो होती है वो खराब होती है, लेकिन फिर मैंने कहा था ये अगर आप बेसिक नॉलेज, पहली बार आप देख रहे हैं, आपको पहली बार इन्वेस्टर है तो, लेकिन अगर आप जब धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाते हैं तो आपको देखना होता है लोन को वो यूज कैसे कर रहा है। अगर बहुत सारे कॉमर्स के टीचर होंगे उनको पता होगा, एक ट्रेडिंग और इक्विटी का कंसेप्ट होता है। क्या वो लोन लेके, आपने लोन लिया और अपने लिए घर खरीदा, घर पे आपको 7% या 8% का होम लोन दे रहे हैं, उस पर 30% का आपका टैक्स भी बच रहा है, तो वो लोन आपके लिए अच्छा है, वो लोन आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपने लोन लिया और आप घूमने चले गए कहीं बाहर, या आपने फ्रिज खरीद लिया घर में, तो वो लोन आपके लिए खराब है। तो वो देखना पड़ता है। मुझे पता है आपको नहीं करना, क्योंकि आपको अभी ये नॉलेज नहीं है कि वो लोन उसने किस लिए लिया है, लेकिन मुझे क्योंकि पता है, मैं इस कंपनी को कई सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो जो लोन लिया है वो प्लांट एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो 2 नए प्लांट लेकर आ रहे हैं, वो सारी चीज मुझे पता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप, क्योंकि आपके स्क्रीनिंग में नहीं आएगा, आप उसको छोड़ दीजिए, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ना। आपके स्क्रीनिंग में लोन बढ़ रही है, आप उसको छोड़ दीजिए, उस कंपनी को आप मत लीजिए, इसे तो मैंने कहा कि आप मत लीजिए। आप लोग सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा। 2 4 5 साल जब आप करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, लोन अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। सिंपल, मैंने आपको लोन का एग्जांपल में दिया कि लोन अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन ले लिया, बच्चा पढ़ के उस लोन को अगर 30 साल 40 साल तक आउटपुट देगा आपको। लेकिन लोन अगर आपने पता चला कि हाँ जी US ट्रिप के लिए ले लिया, घूम के आ गए, तो वो लोन खराब होता है। ठीक है राजकुमार जी, समझ हाँ गया? जी सर, हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर, हाँ जी सर।
सर ये जो आपने RSI बताया, तो ये हमको जैसे जिस भी शेयर के लिए है, तो ये रोज हमको चेक करना पड़ेगा? नहीं सर, आप सर क्या आपके पास रोज पैसे होंगे? नहीं, जैसे अभी हमने 3% आपने बताया लगाया है, हाँ 2% अभी बचा है, हाँ तो उसके लिए। हाँ, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका क्या होता है कि अगर आप कर सकते हैं, देखो आपके पास 20 कंपनियां हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। मेरे पास जो कंपनियां हैं या जो मेरे वॉच लिस्ट में है, मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में उनको डाल रखी है। ये देखिए, मुझे रोज चेक करने, ये देखिए मैं एक बार देखिए कितने देर में मैं, ये देखिए मेरा ये वॉच लिस्ट है, मैं आपको आपके सामने दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बना रखी है, इसमें वो कंपनियां होंगी या तो मैंने प्लीज इसको फॉलो नहीं करेंगे, या मैंने खरीद रखी होंगी, या मुझे सोचने की सोच रहा हूँ। मैं इसको 15 मिनट में, मैं इसको ऊपर से नीचे तक, देखिए दिख रहा है आपको राइट में मैं कर रहा हूँ, कंपनियां चेंज हो रही है, दिख रही है आपको? कुल मिला के मुझे 15 मिनट लगती है मेरे कंपनियों को एक बार देखने में कि उसका RSI कहाँ चल रहा है या वो स्टॉक कहाँ गया है। तो इस तरह से आप भी अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। अगर हफ्ते में एक बार भी आप देख लेते हैं ना, सैटरडे को संडे को देख लेते हैं, देखो ट्रेडिंग कर, या तो आप इन्वेस्टर हैं, खरीद लिया छोड़ दिया, उसको भी मैं वो थ्योरी में बताऊंगा आपको। अभी आज मैं आपको शॉर्ट टर्म में महीने 2 महीने में ट्रेडिंग करने वाली बात को बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा अगर सर। खरीद के छोड़ देने वाली थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको देखो, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टाइम ना दें लेकिन रिटर्न वो वाला चाहे जो कि एक ट्रेडर का होता है, या एक उसी तरह आप डे ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है, मैं नहीं करता एटलीस्ट। 3 तरह की ट्रेडिंग होती है, एक स्विंग ट्रेडिंग, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है? इस तीनों की ही हम बात करेंगे। और डे ट्रेडिंग वगैरह मैं नहीं करता। मुझसे कोई पूछता है, मेरे पास बच्चे होते हैं, दिन भर मैं इंटर्न्स को सिखाता रहता हूँ, मेरी इंटर्न्स की क्लासेस चलती हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, मैं कराता रहता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप लोग टीचर है, आपके प्रिंसिपल ने 3 घंटे के अकाउंट्स के पेपर में ड्यूटी लगा दी, कहाँ से देखेंगे, पता चला मार्केट नीचे आ गई, आप दिक्कत में आ जाएंगे। प्लीज उन सब चक्करों में ना पड़े, मेरा आपसे गुजारिश है, आप अच्छे स्टॉक में लगाएं। 3 तरह के ट्रेडिंग है। आज अभी जो मैंने RSI वाली बताई, ये एक ऐसी ट्रेडिंग है जो महीने 2 महीने में आप स्टॉक को खरीदे बेचे, 2 महीने 3 महीने में एवरेज आपका आता रहता है, ठीक है इसमें, ठीक है? और कोशिश करें, अगर शाम को आधा घंटा दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हफ्ते में एक बार भी देख लेंगे तो योर वर्क विल बी डन, ठीक है हरीश जी? अच्छा सर, एक एक क्वेश्चन ले लें सर प्लीज। चंद्र जी प्लीज, अगर हम एक आदमी लास्ट लास्ट क्वेश्चन, सर, नहीं नहीं लास्ट। सर, नहीं अब मैं नहीं लूंगा सर आपका क्वेश्चन, चलो प्लीज मुझे ठीक माफ है सर। करेंगे सर प्लीज। ठीक ठीक। अदरवाइज देखिए, हमारे पास जुड़े हुए 47 लोग हैं, अगर एक आदमी के 4 क्वेश्चन लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सर, प्लीज मुझे माफ कर देंगे प्लीज। चलिए, तो कोई और का किसी का क्वेश्चन है क्या? हाँ जी सर। हाँ जी सर, सर मैं एक मिनट। बस सर मुझे जानना था कि RSI जो है उसकी वैल्यू क्योंकि वेरी करती है डेज और वीकली, तो हाँ कौन जी सी देखो, बेस्ट होती है, डेज हाँ के ऊपर मैंने देखते जो हैं? आपको स्ट्रेटेजी बताई है ये आपको वीकली चार्ट पे नहीं बताई है, मैंने आपको डेली चार्ट पे बताई है। आपको डेली चार्ट पे फॉलो करना है इसको। ओके सर। वीकली चार्ट पे सपोर्ट भी अलग स्ट्रेटेजी होती है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी सर। देखिए कहते हैं ना, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। बहुत, क्या इनमें से कौन सा सही है कौन सा खराब है, सबकी अपनी अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं डिपेंडिंग अपॉन। आप बूढ़े हो गए हैं तो आप योगा करेंगे, आप साइकिलिंग का शौक है तो आप साइकिलिंग पे जाएंगे, किसी को रनिंग का शौक है, किसी को वॉकिंग का शौक है, तो उसी तरह मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये कि वीकली चार्ट को यूज करेंगे कि ट्रेडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे कि इंट्राडे करेंगे, ये सब डिफरेंट डिफरेंट है और सबके अपने प्लस पॉइंट है, सबके अपने प्लस पॉइंट है। तो वो मैंने आज आपको बताया है, ये समझ लो मैंने आपको वॉकिंग बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि साइकिलिंग खराब है, या इसका मतलब ये नहीं कि स्विमिंग खराब है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। शर्मा जी समझ गए आप? जी सर, जी सर। थैंक सर यू। मैं एक और चीज जानना चाह रहा था कि स्पोर्ट भी देखना है, कोई सपोर्ट लेवल की नहीं कुछ पर्टिकुलर? नहीं देखना सर, मैंने आपको बताया कि हम जो सपोर्ट जो आपको देखना है वो स्टॉक सिलेक्शन में देखना है, कि गलत स्टॉक नहीं लेना है। वो मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ कि अच्छा स्टॉक क्या होता है, जी फर्स्ट ठीक। क्लास। डॉक्टर साहब अगर इजाजत हो तो कुछ ऐड करना चाहूंगा, यस सर प्लीज। क्योंकि हम सभी सर्विस क्लास के हैं और डेली, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा भी कि भी डेली देखना है, तो मैं अपना जो पर्सनल अनुभव है वो बताना चाहूंगा कि आप फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद में जो है आप 1 घंटा दें या आधा घंटा दें, और उसमें अपने जो वॉच लिस्ट में डाल दें, और उसको जो है अभी तो AI में काफी सारे जो है वो भी आ गए हैं, फैसिलिटीज भी आ गई हैं, तो उसमें आप अपना टिक पॉइंट लगा दें, वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा। आप उस टाइम कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना करना आपके लिए और हमारे लिए संभव नहीं है।
Yes, sir. बजाय जो है डेली चार्ट के, अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है, और उसमें आप जो है टिक तय कर दें कि आपको 10% चाहिए, 15% चाहिए, 20% चाहिए। बट जैसे ही 10% क्रॉस करता है उसके बाद में आप अपना स्टॉप लॉस भी जो है उतना ही बढ़ाते चले जाएं उसके साथ साथ, क्योंकि सर जो बता रहे थे वो चीज परफेक्ट है। हर स्टॉक जो है एक साइकिल फॉलो करता है, और वो साइकिल जो है 10 से 15% यूजुअली होती है, अनटिल एंड अनलेस कोई एडवर्स या कोई पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए। चलिए, सर इतना ही, थैंक यू भाई। थैंक यू सर। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में पॉलीपैक नाम का एक शेयर है, और शेयर बड़ा अच्छा कर रहा था। अचानक कोई न्यूज आई, एक ही दिन में 20% गिर गया। अब क्योंकि मैं तो डेली देखता हूँ, मैं डेली देखता हूँ, तो मेरे को 20% गिरा, मेरा 2% और बचा हुआ था, वो मैंने उस पोर्टफोलियो में लगा दिया। उससे ज्यादा तो लगाता ही नहीं मैं। ठीक है, 5% मेरा लग गया। अब एक दिन के बाद ही वो पता चला कि 3800 से 4400 4500 हो गया, फिर बढ़ गया मेरा। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आप उस समय स्कूल में थे, आपने नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अच्छा स्टॉक लिया है, वो 20% भी गिरा है, वही होगा कि वो बाकी जो है आपके 2 महीने में या 3 महीने में बढ़ जाएंगे, उसमें आपका 6 महीने एक साल लग जाएगा, काम खत्म। इसलिए मैंने कहा कि बी रेडी विद दैट। ठीक है, थैंक यू। अब आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी और बताने जा रहा हूँ, उसको सर एक बार इसका मंथली आरओआई या ईयरली आरओआई बता देते तो अच्छा होता है, एक एक्सपेक्टेड आपने जो सर किया मैंने बताया, एक्सपीरियंस। जब मैं ही 18% कमाता हूं तो उससे ज्यादा तो नहीं कमा पाएंगे आप। साल के 17-18% मेरे 20-22 साल से आ रहे हैं सर, इससे ज्यादा तो मेरे ठीक, को नहीं आता सर। थैंक बस ठीक है, यही। मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ सर, मैंने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जिसमें मैं 50% कमाता हूँ, मैं है ही नहीं मेरे पास। मैं तो वही साल के 18% से आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और ये भी बता रहा हूँ, ये हर साल 18 नहीं होंगे, पिछले साल मेरे 6 ही थे, अभी बता रहा हूँ 6 या 7 थे। इस साल हो गए हैं 17-18 हो चुके हैं, 3 महीने और बचे हैं, ये हो जाएगा, मुझे पता है 20-22 चले जाए तो वो एवरेज आ जाता है। ठीक है। यार मेरा एक क्वेश्चन है कि यस सर। बल्क डील के जो मैसेज आते हैं कि जो है बाइंग हुई है, सेलिंग हुई, तो उसका असेसमेंट कैसे करें कि वो बाइंग ज्यादा हुई कि सेलिंग हुई? उसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्यों पता करना चले? है सर, आप क्यों जानना है उसको? अच्छा अच्छा, ठीक है। एक एक चीज बताइए, बल्क डील अगर डील हाँ हुई है तो किसी ने हाँ, खरीदा है और किसी ने बेचा है। राइट सर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खरीदा और बेचा नहीं, और बेचा या खरीदा नहीं, तो दोनों हुआ है। क्या होता है हाँ सर, हर मार्केट में हमेशा दो व्यू होंगे। हाँ अगर कोई स्टॉक गिर के 25% गिर के है, तो हाँ, भी समझिए दो व्यू है। जब गिरा तो एक ने बेचा कि यार बेकार है, और एक ने वहां पे खरीदा कि यार बड़ा अच्छा है, अच्छा प्राइस पे मिल रहा है। उसी राइट तरह सर। जब 50% बढ़ गया, वहां पे भी दो व्यू है, क्योंकि वो 50% बढ़ा तभी जब उस रेट पे डील हुई, और डील हुई तो वहां पे दो व्यू है, किसी ने खरीदा और किसी ने बेचा। तो उससे क्या राइट सर। फर्क पड़ता है? ठीक है, राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अब चल रहा हूं मैं अगले स्ट्रेटेजी को बताने के लिए आप लोगों को। चलिए, ये थोड़ा सा और लंबे समय की स्ट्रेटेजी है, जो मैं अब दूसरी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। मैं छोटे समय वाली भी स्ट्रेटेजीज हैं, अगर जरूरत पड़ेगी कि आप लोग कहेंगे और कि हाँ हमें करना है, मुझे लगता नहीं आप लोग के पास टाइम होगा, और मैं चाहता भी नहीं कि आप लोग उतना रिस्क लें, तो मैं अब थोड़ा सा और लंबे समय पे देख रहा हूँ। मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ, ये ईयर लगा दिया मैंने आपको, यहाँ डे लगा दिया, यहाँ पे मैंने आपका लगा दिया कैंडल। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ इंडिकेटर में दोबारा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ DMA, और डीएमए में जाता हूं मैं, और मैं थोड़ा, बहुत सारे के डीएमए होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है। यहां जाके मैं डेली मूविंग एवरेज, यहां जाके मैंने इसको क्लिक कर दिया और मैं बाहर आ गया। इसको बताने से पहले पहले मैं आपको डीएमए के कंसेप्ट बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार स्टॉक मार्केट को जान रहे होंगे। डेली मूविंग एवरेज, सपोज मैं बात कर रहता हूँ रिलायंस के स्टॉक का। रिलायंस का स्टॉक आज 2600 के आसपास है। तो आज दिन कौन सा है? आज वेनेसडे है। वेनेसडे है क्या मैं सही हूँ? कल ट्यूसडे था, परसों मंडे था, मंडे को मार्केट बंद थी, फिर फ्राइडे सैटरडे को भी मार्केट खुली थी, फ्राइडे को खुली थी और थर्सडे को खुली थी। तो सपोज मैंने आज का प्राइस ले लिया, वेनेसडे का, ट्यूसडे का ले लिया, सैटरडे का ले लिया, फ्राइडे का ले लिया और थर्सडे का ले लिया, 5 दिन का प्राइस ले लिया, जो भी उसका प्राइस है, उसको आपस में ऐड किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो मैं कहूंगा 5 DMA, 5 डेज मूविंग एवरेज, 5 दिन का एवरेज आ गया है। उसी तरह अगर मैं पिछले 10 दिन का प्राइस ले लूं, आज का ले लूं, कल का ले लूं, उससे पहले जो भी 10 दिन थे वर्किंग, उन 10 दिन के प्राइस को लूं, आपस में ऐड करूं, ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 10 कर दूं, तो वो 10 DMA हो जाएगा।
20 DMA, 25 DMA, 30 DMA, 100 DMA, 200 DMA, जितने दिन का पिछला प्राइस लूंगा उनको आपस में ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूंगा, वो उतना DMA हो गया, डेज मूविंग एवरेज। अब बात आती है कि प्राइस 4 होते हैं मार्केट, किसी भी शेयर के 4 प्राइस होते हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। एक दिन में 4 प्राइस होते हैं एक शेयर के। रिलायंस आज ओपन किस पे हुआ, क्लोज किस पे हुआ, आज के दिन में हाईएस्ट कितना गया था और लोवेस्ट कितना गया था। अब आप कहोगे सर कौन सा वाला प्राइस लें, तो जो यहाँ पे जो आपको जितने भी मार्केट में जितने भी चार्ट दिखेंगे वो हमेशा क्लोजिंग प्राइस देते हैं, क्लोजिंग प्राइस। आपको भी क्लोजिंग लेना है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप ओपनिंग लो या क्लोजिंग लो या हाई लो या लो लो, हाई लो को अवॉइड करना चाहिए, कोई भी वैसे लो। लेकिन जब आप ले रहे हो तो अगर आप 20 दिन का ले रहे हो और 20 दिन का ओपनिंग ले रहे हो तो 20 का ओपनिंग लो, क्लोजिंग ले रहे हो तो 20 का क्लोजिंग लो, ठीक है। लो ले रहे हो तो 20 का लो लो। दिक्कत क्या होती है, अगर आपने एक दिन का ओपनिंग ले लिया, दूसरे दिन का क्लोजिंग ले लिया तो दिक्कत है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश फॉलो करो क्लोजिंग लेने का, दैट इज द बेस्ट वे। क्लोजिंग प्राइस लो, जितने दिन का लिया उनको आपस में ऐड करो, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करो, जो सिंपल एवरेज जिसे कहते हैं, आप लोग मीन निकालना पढ़ाते होंगे बच्चों को या सिंपल एवरेज निकालना सिखाते होंगे, उसको हम कहते हैं DMA। अब कौन कौन से DMA, अब 1 DMA भी हो सकता है, 3 DMA भी हो सकता है, 5 DMA भी हो सकता है, 10 DMA भी हो सकता है, 25 DMA भी हो सकता है। आपके लिए जो रेलेवेंट DMA है वो कौन कौन से हैं? पहला है 5 DMA, दूसरा है 20 DMA, तीसरा है 50 DMA और चौथा है 200 DMA। मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 DMA, 20 DMA, 50 DMA और 200 DMA। ये DMA रेलेवेंट DMA है। वैसे कुछ लोग 44 DMA भी यूज करते हैं। फिर वही मैंने कहा कि कुछ लोग योगा भी करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग भी करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग भी करते हैं। सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान हैं। मैं आपके लॉजिक के हिसाब से जो मुझे 22 साल में समझ में आया मैं वही बता सकता हूं, लेकिन जब मैं ये बता रहा हूं इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि कोई और कुछ और यूज करता है तो वो गलत है, वो अपनी जगह सही हो सकता है और है भी। 5 DMA मतलब एक हफ्ते का एवरेज प्राइस। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो 5 DMA मतलब एक हफ्ते का एवरेज प्राइस। 20 DMA मतलब एक महीने का एवरेज प्राइस। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 4 सैटरडे, 4-5 संडे, जनरली एक आध होली दिवाली कुछ आ जाती है, तो 20 DMA अगर 20 दिन का एवरेज प्राइस लेते हो तो जनरली वो आपका एक महीने का एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। आपका 200 DMA जो है वो एक साल का एवरेज प्राइस को डिवाइड करता है। एक साल में 365 डेज होते हैं, 365 में 52 सैटरडे, 52 संडे, फिर होली दिवाली दशहरा कुछ ये वो करके ऐसे करके कभी 220, कभी 230, कभी 240 ऐसे ही वर्किंग डेज होते हैं। तो 200 वर्किंग डेज का अगर आप निकाल लेते हैं तो वही आपका एवरेज प्राइस जो होता है। तो 200 DMA जो है वो आपका एक साल का एवरेज प्राइस होता है। और जो 50 DMA होता है वो एक क्वार्टर का एवरेज प्राइस होता है। एक क्वार्टर में आपके 3 महीने, 3 महीने मतलब 90 डेज, 91 डेज, फिर वहां पे आपके सैटरडे संडे वो निकालेंगे तो करीब 55-60 ऐसे कुछ 50-52 कभी 55 वर्किंग डेज निकलते हैं। वो आपका तो 50 एक क्वार्टर का, जो आपका 20 है वो एक महीने का, जो 5 है वो एक वीक का, और जो 200 है वो एक साल का एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। अब आप कहेंगे सर आपने एक साल लिया, एक क्वार्टर लिया, 6 महीने क्यों नहीं लिया? मैंने ये क्यों लिए हैं बता रहा हूँ। जनरली जो प्राइस के फ्लक्चुएशंस होते हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे हर वीक में एक वीकली एक्सपायरी होती है। अब एक्सपायरी वगैरह क्या होता है फ्यूचर ऑप्शन में होता है, वो आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को ट्रेड नहीं करने उस तरह के। तो एक वीकली एक्सपायरी होती है जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो जो उस फ्लक्चुएशन का इफेक्ट आ जाता है वो वीकली प्राइस में आ चुका होता है। तो इसलिए हम वीकली प्राइस कहते हैं, एक वीक का एवरेज प्राइस देते हैं। एक वीक की जगह 10 दिन भी दे सकते थे, नहीं देते हम वीक का। उसी तरह एक महीने में एक बार एक्सपायरी होती है, महीने में एक बार एक्सपायरी होती है, तो उसका फ्लक्चुएशंस वगैरह उसमें आ चुके होते हैं, तो हम एक मंथ का एवरेज प्राइस देख रहे थे। उसी तरह हर कंपनी हर 3 महीने के बाद अपना क्वार्टरली रिजल्ट निकालती है। हर 3 महीने के बाद अपना क्वार्टरली रिजल्ट निकालती है, सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से उसको
अपना रिजल्ट जो है वो पोस्ट करना होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस को देना होता है। तो जो उस रिजल्ट की वजह से जो फ्लक्चुएशंस वगैरह होने होते हैं वो उस पर आ चुके होते हैं, इसलिए क्वार्टरली प्राइस का, क्वार्टरली डीएमए का बहुत वैल्यू है। और सेम वे एनुअल डीएमए का भी अपना वैल्यू है, क्योंकि साल में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा वो उसके एनुअल रिपोर्ट में आ जाती है। तो इस तरह से इन चारों डीएमएस का अपना अपना रेलेवेंस है, वो फ्लक्चुएशन प्राइस में आ चुका होता है। ठीक है, आई होप चारों डीएमए समझ में आ गया क्या होते हैं और इनका क्या रेलेवेंस है, ये मैं आपको बताया। अब इन डीएमए का यूज क्या होता है, लेमैन के लैंग्वेज में बताता हूं। अगर कोई स्टॉक किसी डीएमए के नीचे है तो उसे हम बियरिश ट्रेंड कहते हैं, और अगर डीएमए के ऊपर है तो उसे हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टॉक डीएमए के नीचे है यानी बियरिश है, जैसे कहते हैं उसने अपना 200 डीएमए तोड़ दिया, 200 डीएमए तोड़ दिया यानी 200 डीएमए के नीचे चला गया, नीचे चला गया यानी वो बियरिश हो गया, अभी वो नीचे आ चुका है, कुछ नीचे रहेगा। और 200 डीएमए का ब्रेकआउट दे दिया यानी 200 डीएमए के ऊपर आ गया यानी वो बुलिश ट्रेंड में आ गया। उसी तरह मैं कहूँ 20 डीएमए के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया यानी 20 डीएमए के ऊपर आ गया यानी शॉर्ट टर्म में बुलिश हो गया, और 20 डीएमए के नीचे आ गया यानी शॉर्ट टर्म में। अब देखिए जितना जिस डीएमए की बात कर रहे हैं उतना ही टर्म, 5 डीएमए यानी वेरी शॉर्ट टर्म, 20 डीएमए यानी शॉर्ट टर्म, 50 डीएमए यानी मिड टर्म, 200 डीएमए यानी लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में बुलिश या बेयरिश 200 डीएमए, मिड टर्म में बुलिश या बेयरिश 50 डीएमए, शॉर्ट टर्म में बुलिश या बेयरिश 20 डीएमए। वेरी शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन में क्या होने वाला है वो बुलिश या बेयरिश देखना है तो 5 डीएमए, 5 डीएमए को देखो, 5 डीएमए के ऊपर आ गया यानी ये ऊपर की तरफ, 5 डीएमए के नीचे आ गया यानी नीचे की तरफ, 20 डीएमए के ऊपर आ गया यानी शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ। तो ये जो डीएमएज हैं आपको बताते हैं। अब ये तो हो गया ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर देखता है कि जैसे ही वो 20 डीएमए के ऊपर आया यानी ये बुलिश हो गया, जल्दी से एंट्री करो, और वो राइड करता है। आपको तो करना ही नहीं क्योंकि ऊपर आया, आपने ऊपर आते ही खरीद लिया, और तब से आपके प्रिंसिपल ने बताया जी 3 घंटे के अकाउंट्स की ड्यूटी है जी आपकी, आप चले गए और वो बेरिश हो गया, आप गड़बड़ में फंस गए। तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको इस डीएमए का दूसरा यूज मैं बताता हूं। आपको स्टॉक को देखना है ऐसा कौन सा स्टॉक है अच्छे वाला, जो क्लास 1 में पढ़ा था हमने। क्लास 1 में क्या पढ़ा था हमने, जिसका आरओई अच्छा है, जिसका प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, आरओसी अच्छा है, लोन भी कम है, ग्रोथ भी हो रहा है, ऐसा स्टॉक बहुत नीचे मिल रहा हो, बहुत नीचे मिल रहा। अब बहुत नीचे का मतलब डेफिनेशन क्या है, कुछ डीएमएस के नीचे आ चुका हो, कंसोलिडेट कर रहा हो। तो मैं आपको दिखाता हूं, आइए यहां देखिए, ये देखिए मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूं पहले इस डीएमए की, यहाँ डीएमए की सेटिंग पे जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डीएमए मैंने लगाया था, क्या मैं लगाना दोबारा सिखाऊं, क्या डीएमए को लगाना दोबारा सिखाऊं अगर आप चाहें तो? नहीं, मैं सेटिंग पे जा रहा हूँ। इसे बता दीजिए एक बार दोबारा शुरू से। देख दोबारा बता दीजिए सर। ठीक है, वैसे वीडियो रहेगी, आपको मैं भेज दूंगा। आप लोग देखिए, यहाँ इंडिकेटर्स पे गया, यहाँ पे मैंने डीएमए लिखा, डीएमए लिखने के बाद मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाने के बाद मैं यहाँ पे आता है मेरे पास डीएमए 10, 20, 50 एंड 200, इसको क्लिक करूंगा। मैंने इसको, वैसे आप कोई भी कर सकते हैं, मैं इसको यूज करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे गए सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद कलर्स का ध्यान रखना है आपको, ताकि आपको याद रहे कौन सा डीएमए। देख लीजिए, याद करें, ग्रीन जो है मेरा रेड 10 है, 20 मेरा आपका येलो टाइप का है, इसको थोड़ा सा और वो कर देता हूं ताकि एकदम क्लियर येलो दिखाई दे मेरे को। ठीक है, उसके बाद मेरे को ये मेरा रेड है, रेड मेरा आपका 50 डीएमए है। ठीक है, और मेरा ब्लैक जो है 200 डीएमए है। इनपुट में मैं गया, मैंने 10, 20, 50 और 200 चारों को मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए जरा ध्यान से, इस डीएमए का मैं कैसे यूज करता हूं, आप भी इसको करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मतलब आज खरीदेंगे, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल बाद बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, 8 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद बेचेंगे, तभी ये काम आएगी। जो आरएसआई त्रिपाठी जी, थी वो मैंने कहा एवरेज जो है 2-3 महीने का त्रिपाठी एवरेज जी, आएगा। ये जो सॉरी है आपको आपका, डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। यस सर प्लीज। इसमें अगर आरएसआई भी हम साथ में लगा देंगे तो मेरे ख्याल में सबके लिए थोड़ा बेनिफिशियल और हो जाएगा। तो सर वो फिर दो क्लैश करेंगे सर, आपस में क्लैश करेंगे सर। क्लैश तो करेंगे बट उससे वो क्लैरिटी आ जाएगी, जो बाद में क्वेश्चंस आएंगे वो शायद रिजॉल्व हो चलिए मैं जाएंगे। लगा देता हूँ, पहले एक बार इसको समझा दूं।
प्लीज 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 ठीक है। तो प्लीज अब क्या करना है आपको, इस स्ट्रेटजी को यूज करते समय आपको देखना है रूल कि सबसे ऊपर आपका 200 डीएमए हो, उसके नीचे 50 डीएमए हो, उसके नीचे 20 डीएमए हो, उसके नीचे प्राइस हो, और उसके नीचे 10 डीएमए हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे ऊपर 200 डीएमए, फिर 50 डीएमए, फिर 20 डीएमए, फिर प्राइस, और फिर 10 डीएमए। एक्चुअली में हुआ क्या, ये मैंने किया मैंने आपको बताया कि डीएमए का जो ब्रेकआउट होता है वो स्टॉक का ट्रेंड बताया था। तो जब 10 डीएमए के ऊपर प्राइस आ चुका है, यानी शॉर्ट टर्म में वो ऊपर की तरफ होगा क्या, जब सबसे पहले नीचे है कहीं स्टॉक, 10 डीएमए को पहले वो क्रॉस करेगा, फिर 20 को क्रॉस करेगा, फिर 50 को क्रॉस करेगा, फिर 200 को क्रॉस करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको जैसे उसने 10 को क्रॉस किया, यानी आपको ये पता चल गया कि अब इसमें अपवर्ड ट्रेंड आ गया। जैसे अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये 50 डीएमए, ब्लैक लाइन देखो, 50 डीएमए, सॉरी 200 डीएमए है, 50 अभी इसके ऊपर है, 50 ऊपर है, ये येलो लाइन आपकी 20 डीएमए है, और ये ग्रीन लाइन आपकी 10 डीएमए है। प्राइस अभी नीचे है, मुझे नहीं पता कि ये और नीचे जाएगा, तो मैं क्या वेट करूंगा ये 50 पहले, 50 जो है ये 200 के नीचे आए, और ये जो प्राइस जो है ये ग्रीन लाइन के ऊपर जाए, ग्रीन लाइन के ऊपर 10 डीएमए के ऊपर जाए, तब मैं इसको एंट्री करूंगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए, यहां पे इस सिचुएशन को देखिए, ये सिचुएशन है 24 मार्च को। हुआ क्या, 200 डीएमए, उसके नीचे 50 डीएमए, उसके नीचे 20 डीएमए ये येलो लाइन, और उसके नीचे 10 डीएमए ये ग्रीन लाइन। और ग्रीन लाइन के ऊपर जब ये प्राइस आया जिस दिन, यानी मैं बात कर रहा हूं 31 मार्च के आसपास, 31 मार्च के आसपास मुझे इसमें अपवर्ड ट्रेंड दिख गया, यानी इसने 10 डीएमए को नीचे को, क्योंकि ये नीचे जा रहा था तो किसी को नहीं पता नीचे कहां तक जाएगा, जैसे ये नीचे जा रहा है मुझे नहीं पता कहां तक जाएगा, लेकिन जब ये 10 डीएमए को ऊपर की तरफ जाता है तो एक इसमें अपवर्ड ट्रेंड आ जाता है, जैसे मैं आपको कुछ स्टॉक ऐसे दिखाता हूं सो दैट कि आप पास्ट को ही देख पाएंगे, फ्यूचर तो मेरे पास दिखाने के लिए है नहीं, तो मैं आपको पास्ट के थ्रू कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा एक दो स्टॉक में कि ऐसा कहाँ हुआ। जैसे ये तो अभी यहाँ देखिए कहीं आप लोग, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने इसमें कहीं बाइंग की थी। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये 200 डीएमए है, उसके नीचे 50 है, उसके नीचे 20 है, उसके नीचे ग्रीन 10 है, और ये करीब 17 मार्च 2023 के आसपास कैंडल बनी जो ग्रीन से ऊपर की तरफ आ गई, यानी उसने अपने 10 डीएमए को ब्रेकआउट दे दिया। यहां पे मैंने कहीं इसको बाय कर लिया, 200 ऊपर था, 50 नीचे था, 20 नीचे था, उसके बाद प्राइस आया और उसके नीचे आपका 10 डीएमए है, यानी वो ब्रेकआउट। तो मुझे एक समझ में आता है कि ये अपवर्ड ट्रेंड, क्योंकि ये जब नीचे आ रहा था तो किसी को नहीं पता है कहां तक जाएगा। यहाँ पे भी अब देखिए, यहाँ पे भी एक सिचुएशन आई है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे कि आपका 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए, उसके बाद ये आपका ब्रेकआउट दे दिया ये 10 डीएमए के ऊपर। अब मैंने आपको कहा कि जब आप 10 बार खरीदेंगे तो 2 बार आपका प्राइस नीचे भी आएगा, कोई बात नहीं, नीचे आए, सपोज आपने यही खरीद लिया था, मान लो आपने ये स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, आपने 473 पे खरीद लिया था। अब 473 पे खरीद लिया, कब खरीदा जी, दिसंबर 2022 को। ये नीचे 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 आके ये तो 396 आ गया जी, क्या कर सकते, नहीं पता बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने सही स्टॉक को बाय किया है, फिर ये ऊपर आ गया और आपका स्टॉक 500-600 चला गया, काम खत्म। तो ऐसा होगा कि आपके खरीदे हुए प्राइस से नीचे आएगा, पक्का आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सिचुएशन 10 बार आप खरीदेंगे, 2 बार होगा, 8 बार आप सही जाएंगे, कुल मिला जुला के आपका पैसे बन जाएंगे। तो आपको बस ये देखना है कि जब भी स्टॉक पास्ट में देखना है, पास्ट में भी और दिखा देता हूं, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए, यहाँ कहीं प्राइस था, यहाँ प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ कहीं खरीदा, यहाँ पे कहीं। अब आपको इसमें भी टारगेट कैसे फिक्स करना है, अपना फिक्स कर लीजिए कि जी मेरे 15% बन जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा, या मेरे 20% बन जाएंगे तो निकल जाऊंगा। मैं क्या करता हूं मैं बताता हूं, मैं इसी का ठीक रिवर्स जब होता है तो निकलता हूं। मैं कैसे निकलता हूं इन स्टॉक्स में, ठीक इसका रिवर्स, यानी 200 डीएमए, फिर 50 डीएमए, फिर 20 डीएमए, फिर प्राइस, और फिर 10 डीएमए, यानी प्राइस ऊपर से जाकर नीचे की तरफ आता है, 10 डीएमए को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो मैं निकलता हूं। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आप भी अपना ऐसा ही कुछ बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये स्ट्रेटेजी 1.5-2 साल में आपको एक बार एंट्री मिलेगी, 1.5-2 साल में एंट्री, मतलब एवरेज आपको 2 साल 1.5 साल लगते हैं इसमें, और आपका एवरेज जो है 20% बनता है। अब अगर एवरेज 20% बनता है, 1.5 साल भी रखते हैं तो 15-16% साल का रिटर्न मिलता है। बड़े आराम से एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा कमाने के चक्कर में पड़ेंगे, कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं, आराम से
मैं आपको 2 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बड़ा कंजर्वेटिव इंसान हूं। मैं कहता हूं कि जब आपको कहा जाएगा 20% और आएगा 22 ना, तो आप खुश रहेंगे। और मैंने आपको कहा 20 और अगर 19 भी आ गया ना, तो आपको लगेगा यार पता नहीं क्या। इसलिए मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, खुश रहेगा। बस ये है कि इसको फॉलो करना है, देखना है कि हाँ जी चार्ट पैटर्न पे कैसे होता है। अब सर ने मुझे एक चीज कहा था, लांबा जी ने, कि साथ में क्या मैं इसमें RSI भी लगा दूं तो क्या होगा। मैं लगा देता हूँ, ये लीजिए, मैं साथ में इसके साथ में RSI, जनरली जब ऐसा सिचुएशन होगा तो आपका RSI भी लोवेस्ट ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा, जब भी वो बाइंग रेंज आएगा तो RSI भी लोवेस्ट ही होता है। जनरली क्या है, सारे इंडिकेटर आपको लगभग बताते हैं वही चीजें हैं। इंडिकेटर बने ही हैं कि पास्ट के चार्ट के बेसिस से बनते हैं, किसी ने उसका नाम कुछ दे दिया। अल्टीमेटली जब ये सिचुएशन आएगी तो आपका RSI लोवेस्ट ही होगा। रामा जी देख पा रहे हैं ये? ठीक है। तो आप दो दो इंडिकेटर, अब देखें ये आ रहा है, इंडिकेटर भी लोवेस्ट हो गया, तो इंडिकेटर कह रहा है कि हाँ बाई कर लो, ये अभी नहीं कह रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो आप बाई कर लीजिए, और अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है थोड़ा सा, तो अभी इसको और मौका दे दीजिए, जब वो आ जाएगा तो आप बाई कर लेंगे। तो इस तरह से आप दो इंडिकेटर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको देखना है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 2-3 महीने में खरीदो बेचो वाले हैं, या खरीद के रखना चाहते हैं, या ऐसे भी है कि खरीद लिया जी 10 साल बाद देखेंगे क्या करना है। तो दोनों तीनों चारों स्ट्रेटजीज होती हैं। करेंगे इसको डिस्कशन हम अगली क्लास में, वो भी करेंगे कि हाँ जी ऐसे स्टॉक क्या हैं जिनको हम किस रेट पे खरीद के छोड़ दीजिए 2 साल 10 साल, तो वो वाले भी स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अलामा जी आप बता, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो एक आध तो मैं दे सकता हूँ, अभी हमारे पास 1-2 मिनट और है, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश ये की सर कि मैंने चलिए इसलिए पूछा था कि लोग जो है डबली श्योर हो जाए। हाँ क्या जो करें। हमने पढ़ा है उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने बताया था ये। हाँ तो मैं तो चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग दोबारा देख रहे हैं एक बार, और प्लीज मैं फिर बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेटेजी कोई टफ नहीं है। टफ कहाँ है, फॉलो करना दुनिया का बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। आपके अंदर इतने इमोशंस आएंगे कि आप कब खरीदेंगे कब बेच देंगे पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। बताइए किसी कोई कोई फीडबैक देना चाहेगा। आप लोग दिखते तो 40-50 लोग ज्वाइन करते हैं, दिखते 10 लोग हैं। किसी के मन में कुछ फीडबैक, कैसी क्लासेस चल रही हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को, किसी के मन में हो तो बताएं प्लीज। सर क्लास तो बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा थैंक यू है ना। और बस क्वेरी मेरी थोड़ी सी एक है कि जैसे आपने दो कॉन्सेप्ट आज बताए, तो हाँ क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि RSI हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, और DMA जो है हमारा वो लॉन्ग टर्म के लिए है? मिड टर्म RSI मिड हमारी टर्म। शॉर्ट टर्म हो गई, और जी। DMA हमारा आपका मिड टर्म। लॉन्ग टर्म तभी मैं मि- बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अच्छा, तो इसको हम मिड टर्म के लिए हाँ मान मिड टर्म सकते हैं सर? मतलब देखिए, शेयर मार्केट में साल 1.5 साल 2 साल मिड टर्म ही होता है सर। शेयर मार्केट में जी। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल के ऊपर, कम से कम मिनिमम 5 साल मानिए। उसी जी 5 साल से कम को आप लॉन्ग टर्म नहीं कह सकते सर शेयर मार्केट में। सर मैं जी एग्जांपल सर। देना चाहूंगा एक छोटा सा इसी थैंक यू का। सर। यस सर प्लीज, लांबा जी। मेरे गुरुजी ने मेरे को 2012 में मेरी शादी के टाइम में गिफ्ट दिया था। उन्होंने कहा लांबा जितना एक्यूमुलेट कर सकता है MRF ले ले। उस टाइम मैंने 4,900 रुपए का MRF लिया था, और उन्होंने कहा था कि अब इसको 10 साल तक छेड़ेगा नहीं। अच्छा और 10 साल के बाद में मेरी हिम्मत नहीं उसको छेड़ने की। आज आप देख रहे हैं एक एकदम। एक मैं 41 के बता ऊपर दे रहा पहुंच हूँ गया है। कि मैंने खुद 2022 के, अगर मैं एग्जैक्ट याद है सितंबर वगैरह में, मैंने 69,000 के आसपास लिया था, और उसके बाद मैंने उसको 93-94 में बेचा था। आज वो 1.5 लाख है। ठीक है, क्योंकि सर मैंने 99 में मेरी इच्छा हुई थी बेचने की। फिर अच्छा मैं बोला नहीं, और फिर वो वापस गिर के 58 गया। अच्छा फिर एक बार इच्छा हुई ले लूं, अच्छा बट मैं बोला यार 58,000 रुपए का है, अब ये स्प्लिट कर नहीं रहे, हाँ तो इसको कैसे लूं। अगर ये गिर गया तो सर ये तो बहुत मोटा, सर उस एक दिन टाइम में ही कितने 1,000 का था? 3-4 हजार चल जाता है। सर नमस्ते सर, उस टाइम कितने का था जब 4,900 का लिया आपने? मैंने 4,900 का लिया था भाई। 4,900 का एक शेयर था राजकुमार जी। अच्छा, एक शेयर 4,900 का हाँ, था, एक शेयर लिया था ये आपने? बात है फरवरी 2012 की। ओके सर, एक शेयर लिया था 4,900 का, सिर्फ एक ही शेयर? नहीं, मैंने लिए तो ज्यादा थे, बट अब बता रहा हूँ कि उस टाइम उन्होंने मेरे को कहा था, उस टाइम एक शेयर का प्राइस ये ओके था। ओके। अच्छा ओके सर, ओके सर, ओके। राजकुमार जी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास नेस्ले, अगर मैं सही हूँ तो शायद 6,000 के रेंज के पड़े हुए हैं। 25,000 होके अभी स्प्लिट हो गए, 2,500 का एक शेयर हो गया, एक के 10 हो गए, तो 25,000 के आसपास थे। उसी तरह मेरे पास पेज इंडस्ट्री जो है, मेरे पास शेयर जो पहले के पड़े हुए हैं, मैं शायद अगर मैं सही हूँ तो 8,000 के रेट से पड़े हुए हैं। ठीक है, जो मैं अभी मैंने 36-37 हजार में लिए थे, 38,000 में, वो
37 में आ गए, लेकिन जो मेरी इन्वेस्टमेंट है शुरू की, जो मैं लॉन्ग टर्म रखता हूँ, वो मेरे 4 गुना हुई पड़ी है। तो क्या है कि अगर आपको फेथ है ना, जब आप करने लगते हैं आपको फेथ हो जाता है। फेथ बहुत जरूरी है एक्चुअल में। जब जब आप किसी से टिप पे करेंगे तो आपको कभी फेथ नहीं आएगा, और आप परेशान होकर 1 साल में करके, 6 महीने में करके, 2 साल में छोड़ देंगे। जब आप इसीलिए मेरा पर्पस केवल और केवल लोगों को सिखाना है। अगर आप सीख जाएंगे तो पता चलेगा हाँ नीचे गया कोई बात नहीं, ऊपर जाएगा। लोग कहते हैं कोरोना में मैंने इतना पैसे कमा लिया। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कोरोना में 1 रुपया नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि मेरा 100% इन्वेस्टेड था। मान लो 100 रुपए था, वो अपने आप 60 हुआ, फिर अपने आप 100 हुआ। मेरा क्या कमाया? 100 का 100 ही रह गया। लेकिन जिसके बैंक में पैसे थे उसने तो 60 में लगाया तो 100 कमाया ना। मेरे पास तो था ही नहीं, मुझे तो पता नहीं था कोरोना आने वाला है, तो मैं तो 100% इन्वेस्टेड था। तो इसलिए आपको फेथ होना चाहिए। पता है कि आधा हो गया कोई बात नहीं, देखा हुआ ऐसे ऐसे सिचुएशन, फिर यूक्रेन आया तब भी वैसे ही हुआ, पता चला कि मार्केट डरा के गिरी 25%। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पता चलेगा कोई चाइना इंडिया हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो आपको फेथ होना चाहिए मार्केट में। मार्केट में फेथ है, आपने अच्छे स्टॉक खरीदे हैं, अच्छे रेट पे खरीदे हैं, बने रहेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, आपके स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी अगर आज मैं देखूं तो मेरे 5 स्टॉक ऐसे होंगे जो मैंने खरीदे हैं, उसके 70% पे होंगे। एकदम एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। आई एम हैप्पी विद दैट। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक। इंडिविजुअल स्टॉक सोचोगे तो हमेशा परेशान होगे, हमेशा परेशान।